नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे छात्र हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत ताबड़तोड़ स्वागत है। पंकज क्लास में है, नेहा क्लास के अंदर है और आपके बीना सिंह राजपूत क्लास के अंतर्गत है, पंकज सरोज है, एस्पिरेंट है, ठीक है। और आपके और भी ताबड़तोड़ भौकाली बच्चे क्लास के अंतर्गत आ चुके हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। और जो भी बच्चे क्लास के अंदर आए हैं, आप सभी जानते हैं कि यूपीएसआई 2025-26 के लिए आपकी क्लास है, करंट अफेयर्स का वन शॉट क्लास आपकी है। दोपहर में 3 बजे हर रोज हम कुछ खतरनाक चीजें कर रहे होते हैं और उन्हीं खतरनाक चीजों में से एक चीज होती है करंट अफेयर्स, ठीक है। तो थोड़ा सा समय तो लगा आने में, ठीक है, थोड़ा देरी से आएंगे पर भौकाल लाएंगे। ये अपना हमेशा से ही टारगेट रहा है। आप लोगों के अंदर एक भय बिठाने का हमेशा से ही हमारा रहता है कि हाँ, आप लोगों में एक भय बराबर बना रहना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं चीजों को और थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई क्या कुछ चीजें आपकी रहेंगी। अब यहां पर हम देखते हैं जी, अपने करंट अफेयर्स के पहले हम पहले सेट को लगा लेते हैं। यूपी का जो पहला सेट है, पहले हम उसकी शुरुआत करते हैं। यूपी के पहले सेट की हम शुरुआत करते हैं और चलिए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ कोट के साथ। एक कोट आपको देखने को मिलता है कि तुम स्वयं पर संदेह कर रहे हो जबकि लोग आपकी क्षमताओं से डरे पड़े हैं। अब ये कई बार गांव में होता है। गांव में क्या होता है कि लोग जो होते हैं ना, लोग जो होते हैं गांव में, वो सोचते हैं कि भाई ये काम ना किया जाए, क्योंकि यार मैं टिपिकली गांव की थिंकिंग वाला व्यक्ति हूं। मैं टिपिकली वही हूं जो लोगों के बीच में खुद को इनसिक्योर फील करने लगता हूं, जैसे कि आप फील करने लगते हो, ठीक है। तो वो चीज है और मैं इसी कारण से आपके दर्द को बेहतर समझ सकता हूं कि गांव का होने के नाते मुझे पता है कि समाज में लोग बात भी बनाते हैं, दिक्कतें भी पैदा करते हैं। तो वो सब चीजें होती ही हैं और उन्हीं सब चीजों को ठीक करने के लिए मैं आप लोगों के बीच में हूं। चीजों को इस स्तर पर ठीक कर देंगे कि आपको समस्या ही नहीं आएगी। आज हम कुछ नए लेवल के क्वेश्चंस लेकर आए हैं और जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं भाई, आज हमारे टॉप 100 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर होंगे। तो 100 क्वेश्चन होने से पहले भग मत जाना, ठीक है, भाग मत जाइए, ठीक है। तो एंड तक यहाँ बने रहिएगा। हाँ, जब कभी भी तुम्हें डाउट होने लगे ना खुद पर, इन लाइनों को पढ़ लेना कि तुम स्वयं पर संदेह कर रहे हो जबकि अन्य लोग तुम्हारी क्षमताओं से डरे पड़े हैं, हमेशा। नाउ वी आर स्टार्टिंग द क्लास। अब शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस के साथ। ये क्वेश्चन आपको पहला देखने को मिल रहा है। पहले मुझे क्वेश्चन की रीडेबिलिटी बता दीजिए कि आप क्वेश्चन को ठीक प्रकार से देख और समझ पा रहे हैं या कोई और दिक्कत तो नहीं है। जैसे पहला ही सवाल आपके सामने फेंक के मैंने मारा है। सवाल है कि वित्त वर्ष 25-26 के लिए उत्तर प्रदेश का कुल बजट परिव्यय कितना जो है निर्धारित किया गया है। कितना वित्त इसके अंदर निर्धारित किया गया है। व्हाट इज द टोटल बजट आउटले फॉर द उत्तर प्रदेश फॉर द फिजिकल ईयर 25-26। 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश का कुल बजट परिव्यय कितना रखा गया है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। फटाफट बताइए, ठीक है। इतिहास का सबसे बड़ा परिव्यय है, सबसे बड़ा बजट आपको देखने को मिल रहा है इस बार, और इसके बारे में थोड़ा बात बताना। कोई एकदम ध्यानपूर्वक इसमें को समझना कि भैया ये लार्जेस्ट बजट ऑफ ऑल टाइम है, लार्जेस्ट बजट ऑफ ऑल टाइम है, बजट ऑफ ऑल टाइम इन यूपी, ऑफ ऑल टाइम इन उत्तर प्रदेश। इन उत्तर प्रदेश के अंदर अब तक का सबसे बड़ा बजट आपको देखने को मिल रहा है, जो 25-26 में आपका आया था। इस साल का नहीं, पिछले साल वाली बात कर रहे हैं। सुरेश खन्ना यहाँ पर वित्त मंत्री थे। लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट ईयर की करेक्ट आंसर होगा लास्ट ईयर 8 लाख देखने को मिल रहा है। 8,08,736 करोड़ रुपए देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा 2025-26 के लिए जो बजट है 8,08,736 है। और ये किसने पेश किया था, वित्त मंत्री कौन थे 25-26 के टाइम, जो सुरेश खन्ना थे, वो वित्त मंत्री थे। वित्त मंत्री कौन थे जी, वित्त मंत्री आपको जो देखने को मिले थे उनका नाम था सुरेश खन्ना। आपको करेक्ट लेवल पर यही देखने को मिले थे, सुरेश खन्ना साहब, सुरेश खन्ना आपको देखने को मिले हैं। तो इनके बारे में ये याद रखेंगे। वित्त मंत्री कौन थे, सुरेश खन्ना थे। 25-26 के लिए पूछा गया है, इस बार के लिए नहीं पूछा, पिछली बार के लिए पूछा गया। 7,34,00,000 जो बच्चे बता रहे हैं, 7,34,00,000, अबे इस बार का है वो, मैं पिछली बार की बात करूं, 25-26 की बात करूं, थोड़ा सा ध्यान दे लो, ठीक है, याद रखते हैं। अगला सवाल समझिए दूसरे नंबर का। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने किस तारीख को 25-26 का बजट पेश किया था। सेम ही सवाल है बट इसके अंदर थोड़े से डिफरेंशिएशन है। मैं 25-26 की बात कर रहा हूं। जो बच्चे 7,34,000 बता रहे हैं बच्चे, वो लास्ट ईयर की बात है। इस ईयर का तो अभी बजट आपका एक्सपेक्टेड है, उतना आया तो इस बार है ही नहीं अभी। तुम हद करते हो यार मेरे भाई, ठीक है, याद रखना। अगर हम बात करता हूं, अगर हम बात करते हैं तो यह आपका 20 फरवरी 2025 में पेश किया गया था। अभी जो 2026-27 का बजट है वो आया ही नहीं है। तो सुरेश खन्ना साहब ने इसको अपॉइंट किया था और यह आपका सुरेश खन्ना साहब ने अपॉइंट जो किया था 25-26 का बजट है
ये पेश किया गया था 20 फरवरी 2025 में पेश किया गया था। इसको भी आप याद रखना, अच्छा सवाल है। इसकी भी पीडीएफ आपको कहां देखने को मिलेगी? पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगी। जो टेलीग्राम कौन सा सर? जो जीत राणा जीएस टेलीग्राम है, जो टेलीग्राम है ना अपना जीत राणा जीएस, वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगी। जीत राणा जीएस टेलीग्राम में आपको देखने को मिलेगी, याद रखना। 25-26 में मिले बजट के अंतर्गत, ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। ठीक बात। विधानसभा में पेश किया गया था। ये पेश कहां होता है? पेश कहां होता है सर? पेश होता है सर जी विधानसभा में। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली में पेश होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको पेश किया गया था, यानी विधानसभा में इसको पेश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंटली, बजट का पेश किया जाना किस आर्टिकल में? आर्टिकल 202 में आता है। बजट का पेश किया जाना आर्टिकल 202 में आता है। और पहले ये किसको पेश किया जाता है? पहले हमारे राज्यपाल को पेश किया जाता है, उसके बाद ये आगे आता है, बट पहले राज्यपाल को पेश होता है। आगे हम बात करते हैं तीसरे नंबर का सवाल। गंगा एक्सप्रेसवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के अंदर है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा विचार करिए। भाई द रियल लाइफ अभी उसको साझा कर दिया जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए बताते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जैसे इट हैज 594 किलोमीटर एक्सेस कंट्रोल्ड कॉरिडोर, यहाँ 594 किलोमीटर का ये कॉरिडोर रखा गया है, बिल्कुल रखा गया है। दूसरा है, इसमें 3.5 किलोमीटर की एक इमरजेंसी एयर स्ट्रिप है जो शाहजहांपुर में देखने को मिल रही है। करेक्ट है, दोनों ही आपको देखने को मिल रही है। स्टेटमेंट की बात करूं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब इसको अगर मैं नेशनल करंट अफेयर से जोड़ता हूं, अगर मैं इस न्यूज को नेशनल की करंट अफेयर में, ये सवाल था कि उत्तर भारत के अंतर्गत, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत के अंतर्गत पहला जो इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप है ये कहां बनाई गई है? इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप जो है वो असम में देखने को मिल रही है। ये कहां पे है माट साहब? यह आपको देखने को मिल रही है असम में। तो इसको याद रखना सर जी, ये असम में आपको देखने को मिल रही है और ये आज ही की बात है। तो फरवरी 2026 इसके लिए याद रखना, ये अभी किया गया अपडेट है, तो थोड़ा सा इसमें याद रखेंगे। दूसरी बात, यह जो आपका गंगा एक्सप्रेसवे है कितने डिस्ट्रिक्ट्स को जोड़ता है? सर ये 12 जिलों को जोड़ता है। 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसको इसके माध्यम से जोड़ा जाता है। बहुत बढ़िया सवाल था, मजा आ गया सवाल में। ठीक है, चलो डिब्रूगढ़ में है, बहुत बढ़िया, जी हाँ डिब्रूगढ़ में ही है। आगे हम बढ़ते हैं, अगला सवाल ये रहा, लीजिए चौथा। 1 मई 2025 को यूपी के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? कौन है? हु अज्यूम चार्ज एज एक्टिंग डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी ऑन यूपी ऑन मई 31 2025। मई 2025 के अंदर जो यह कार्यभार संभाला है वो किसके द्वारा संभाला गया है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, याद रखना। अब देखो, पहले थे प्रशांत कुमार, इनसे पहले कौन थे? प्रशांत कुमार थे। प्रशांत कुमार जो थे ये प्रीवियस थे, प्रीवियस का मतलब है इनसे जस्ट पीछे वाले थे। अब प्रशांत कुमार जो है वो यहां से हटे हैं, उत्तर प्रदेश के जो पुलिस महानिदेशक हैं। आपकी जो भर्तियां आती हैं उस पर अंतिम स्वीकृति यही देते हैं, वैकेंसीज पर फाइनल कंसेंट यही देते हैं। वैकेंसी पर फाइनल कंसेंट इन्हीं के द्वारा दी जाती है, फाइनल कंसेंट इन्हीं के द्वारा दी जाती है कि अभी उत्तर प्रदेश की पुलिस बल में कितने लोग चाहिए, कितने लोग नहीं चाहिए। वर्तमान में राजीव कृष्णा देखने को मिल रहे हैं, वर्तमान में राजीव कृष्णा देखने को मिल रहे हैं, और ये बहुत जरूरी सवाल है। इनसे पीछे प्रीवियस कौन थे? ये थे। और ये आप याद रखना, यह आपके जो डीजीपी रैंक होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, एक राज्य में सबसे उपरोक्त अधिकारी होते हैं, सबसे उपरोक्त अधिकारी ये होते हैं। थोड़ा सा इसमें याद रखना, राइट, बढ़िया। आगे हम बात करते हैं 5वें नंबर का सवाल है। वर्तमान कीमतों पर 25-26 के लिए यूपी का लक्ष्य है सकल घरेलू उत्पाद जो स्टेट आपका ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएसडीपी का मतलब होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यूपी का कितना रखा गया है, इस बारे में बताना है कितना रखा गया है। ठीक है, चलो, और कितनी परसेंट की दर यहां पर दर्शाई गई है, कितनी परसेंट की दर यहां देखने को मिली है। मतलब जैसे आप देखते हैं ना जीडीपी रेट, अब सेंटर का जीडीपी रेट कितना है, जैसे आप सेंटर का जीडीपी रेट देखिए, सेंटर का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर जो रेट है, इस बार का रेट किस वर्ष के लिए? सर 2026 और 27 के लिए जो रेट रखा गया है वो रखा गया 6.8 के समथिंग रखा गया अप्रोक्स। ठीक है, 6.8% है। बट क्योंकि स्टेट्स पे ये नंबर बड़ा होता है, राइट, क्यों होता है कि यहां पर तो इनको कर्जा भी चुकाना है, 70 चीजें होती हैं, बट ऐसा यहां नहीं होता। 30.8 लाख करोड़ का तो रखा गया है डेटा,
और ये कितने प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है? 12% वृद्धि को दर्शाता है। यह 12% आपके डेवलपमेंट को दर्शाता है। डेवलपमेंट को दर्शाता है। कितने डेवलपमेंट को दर्शाता है? 12%। इसको जीएसडीपी बोला जाता है। जीएसडीपी कभी आपने पढ़ा नहीं होगा, बट बेसिकली जीएसडीपी पढ़ाया जाता है स्टेट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में। स्टेट इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट में जीएसडीपी पढ़ाया जाता है। लो 6वें नंबर का सवाल। 9.32 लाख से अधिक आपराधिक रिकॉर्ड को डिजिटल करने के लिए क्राइम जीपीटी के साथ किस ऐप को एकीकृत किया गया है? चैट जीपीटी तो आपने बहुत सुना है, अब क्राइम जीपीटी को समझिए। क्राइम जीपीटी क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 9.32 लाख क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को चढ़ाया जाएगा। अब होता क्या है कि चीजों को डिजिटलाइज कराना सरकार की एक नई पहल आपकी शुरू हुई है। अब सरकार अपनी नई पहल कर रही है, इसके अंदर क्या कर रही है? जैसे क्राइम जीपीटी है, ये क्या कर रहा है? आपराधिक रिकॉर्डों को डिजिटल करने के लिए काम किया जा रहा है। और यहां आपको त्रिनेत्र एप्लीकेशन देखने को मिल रही है। कौन सी? त्रिनेत्र एप्लीकेशन देखने को मिल रही है 2.0। इसी के थ्रू इसको इंटीग्रेटेड किया जा रहा है और इसमें 9.32 लाख आपराधिक रिकॉर्डों को डिजिटल किया जाएगा। आपराधिक रिकॉर्ड जो है हमारे, जो आपराधिक रिकॉर्ड होते हैं, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड होते हैं, इसके लिए आपका जो राष्ट्रीय पोर्टल है वो कौन सा है? राष्ट्रीय पोर्टल है वो कौन सा है? राष्ट्रीय पोर्टल वो आपका है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, एनसीआरबी देखने को मिलता है। कोई भी क्रिमिनल है तो वो एनसीआरबी पोर्टल पे ही रखा जाएगा। बच्चों, आपको ये सवाल थोड़े कठिन लग रहे होंगे, लग रहे हैं? थोड़ा सा समझना, ये सवाल बहुत अच्छे हैं। पेपर में इसी प्रकार के सवाल आएंगे। आसान सवाल मैं भी कराना जानता हूँ, ठीक है, बट मैं कराना चाहता नहीं। जानता तो हूं पर चाहता क्यों नहीं चाहता? क्योंकि मेरे ऊपर ना आप लोगों की उम्मीदों का भार है। मैं उस भार से लड़खड़ाता अपने पैरों को नीचे नहीं झुकने देना चाहता। और इसके पीछे का कारण ये है कि अगर मैं आसान आसान सवाल करा दूं, आप यहाँ एक अच्छा स्कोर करके चले जाए, पेपर में जाके अगर आप स्कोर ही ना कर पाए तो मुझसे पढ़ने का कोई औचित्य बनेगा नहीं। फिर वही बात हो जाएगी कि आप और हम दोनों मिलकर केवल और केवल समय को व्यर्थ करेंगे। ये सवाल वो सवाल हैं जो पेपर में आएंगे ही आएंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा इस चीज को समझ के रखना, और हो सके तो इसको आप बता दीजिएगा अपने आसपास के जितने भी छात्र हैं कि हाँ, पढ़ना है तो ऐसा पढ़े, वरना उसका कोई तात्पर्य नहीं बने। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। ये आपका हो गया है, ठीक है। चलो, अब यूपी कॉप ऐप जो है, यूपी कॉप ऐप नहीं है, राइट? यूपी का जो कॉप है ये कोई ऐप नहीं है, ये तो एक उपाधि होती है जो कांस्टेबल बनने के बाद आप धारण करते हैं, यूपी कॉप की उपाधि। जो ई मलखाना है यह भी कोई आपकी कोई पोर्टल नहीं है। मिशन शक्ति ऐप महिलाओं की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति ऐप को बनाया गया था, ठीक है, याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं 7वें नंबर का सवाल। 25-26 के लिए राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत पर लक्षित है? उत्तर प्रदेश के लिए हम चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लिए व्हाट परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी वाज कंसीडर्ड। ये जीएसडीपी कितनी रखी गई है, इसको थोड़ा सा बताइए। मैं हिंट दे देता हूं, लगभग 91,400 करोड़ रुपए रखा गया है। कितना? 91,400 करोड़ रुपए रखा गया है। 91,400 करोड़ रुपए रखा गया है, ठीक है। इसके आसपास है 91, जो ये आपका क्या है? जीएसडीपी है। जीएसडीपी 91,400 करोड़ रुपए आपका जीएसडीपी है। और इसका लगभग 2.97% जो रखा गया है वो फिजिकल डेफिसिट रखा गया, राजकोषीय घाटा रखा गया। राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल व्यय माइनस गैर राजस्व प्राप्तियां जो होती हैं वो इसमें आपको देखने को मिलती हैं। कुल व्यय मतलब जो आपका टोटल आपका जो खर्चा है उसमें से अगर माइनस कर दे गैर राजस्व प्राप्तियों को, तो आपको यह डेटा मिल जाए। बात है समझ? अद्भुत। लिखिए 8वें नंबर का सवाल। 8वें नंबर का सवाल कौन सा है? विच स्टेट सांझी क्राफ्ट रिसेंटली रिसीव्ड अ न्यू जीआई टैग इन 25-26 एडिशंस। जो सांझी कला आपको देखने को मिलती है, सांझी कला देखने को मिलती है, सांझी शिल्प, इसको हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, ये जीआई टैग किसको मिला है? सांझी कला के बारे में पूछा था, थोड़ा सा बता दीजिए, थोड़ा हम भी बता पाएंगे आपको, ठीक। सांझी कला को जीआई टैग जो मिला है इस बारे में थोड़ा बताते चलते हैं। सांझी कला को जीआई टैग कहां से मिलता है, ठीक है। सांझी कला होती क्या है पहले वो समझिए। सर, आपने बहुत बार ये काम किया होगा, जैसे मैं सांझी कला आपको करके भी दिखा सकता हूं, पर यहां कोई पेज नहीं मिल रहा है। कोई पेज, एक पेज दीजिएगा जरा, एक पेज, खाली खाली पेज।
मैं आपको दिखाता हूँ सांझी कला। ठीक है, सांझी कला वहां से है आपकी जहां से आपको देखने को मिलता है, जहां के पेड़े बहुत मशहूर हैं। अब देखो मैं आपको सांझी कला दिखाता हूँ। इस तरीके से पेज लिया, ठीक, याद रखना, इस तरीके से पेज को मोड़ा। अब मैं आपको सूरज बना के दिखाता हूँ, सूरज। ठीक है, जब तक सूरज चंदा रहेगा, ठीक है, और आप लोगों का काम बनता रहेगा। ये किया, इसमें से पेपर कटिंग करी, ठीक है, और ये देखिए गोल सूरज आपका बना दिया गया है। इसका मतलब होता है पेपर कटिंग। तो पेपर कटिंग की जो आर्ट है वो आपको देखने को मिलती है मथुरा में। मथुरा में पेपर कटिंग की आर्ट होती है जिसको बोला जाता है सांची शिल्प। तो जैसे मैंने यहाँ सूरज बनाया है आपका पेज के ऊपर, इसी तरीके से आप भी समझ सकते हैं कि मथुरा के अंदर ही ऐसे ही नटखट बच्चे मिलते हैं। जैसे कान्हा जी नटखट थे, ऐसे यहाँ पर है। अब जो बच्चे आगरा कह रहे हैं ये पिटने का काम करना चाहते हैं, मतलब देखो आगरा के बारे में याद रखना, आगरा की लेदर जो होती है उसको जीआई टैग मिला है, आगरा लेदर को जीआई टैग मिला है। ठीक, बरेली के अंदर बहुत सारे, बरेली में झुमका फेमस है, राइट, बरेली में झुमका फेमस है, थोड़ा सा याद रख सकते हैं। 9वें नंबर का सवाल, अंडर द जीरो पॉवर्टी अभियान व्हाट इज द टारगेटेड मिनिमम एनुअल इनकम फॉर द पुअरेस्ट फैमिली। पुअरेस्ट फैमिली के लिए साल भर का जो एनुअल इनकम है वो कितनी मानी गई है कि भैया अगर कोई इससे नीचे कमाएगा यूपी में तो गरीब कहलाएगा, अगर कोई वर्ष भर में इससे नीचे कमाएगा तो वो गरीब कहलाएगा। एनुअल इनकम जो है उसके बारे में बता दीजिए। देखो एग्जैक्ट हम बात करते हैं क्या है। बात यह है सर जी कि योगी सरकार प्रदेश में जीरो पॉवर्टी स्कीम शुरू करी है, जीरो पॉवर्टी स्कीम शुरू की है। इसके अंदर यह भी कहा गया था कि हर वर्ष हर महीने जो लोग गरीबी रेखा के नीचे होंगे हम उनको अपनी तरफ से राहत पैकेज पहुंचाएंगे। अब यह कॉन्सेप्ट को थोड़ा इस प्रकार से रखा जाएगा कि भैया इसके अंदर मामला कुछ ऐसा रखा जाएगा कि 1,25,000 रुपए जो एनुअली नहीं कमा पा रहे हैं, जो एनुअली नहीं कमा पा रहे उनको राहत पैकेज मिलेगा। उन लोगों को जो इससे भी कम कमा रहे हैं वो गरीब कहलाएंगे। ये एनुअल इनकम है, पहली बात तो ये है एनुअल है, क्योंकि मैं इतने रुपए नहीं कमा पाता। आप भी देखिएगा चैट बॉक्स में आप कितने ही वो कर पाते हो, 20-30 रुपए करते हो, वही रुपए आते हैं। तो सीधी बात यह है मैं इतने रुपए नहीं कमा पा रहा हूं एक बच्चे से। छोड़िए इन बातों में कुछ नहीं रखा कि अब आप कह दीजिए कि सर फिर तो आप गरीब हुए। अगर इस क्वेश्चन की माने तो बिल्कुल गरीब हुए। ठीक है, चलो 10वें नंबर का सवाल, मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे कितने जिलों में फैला है। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स डज द गंगा एक्सप्रेसवे स्पैन फ्रॉम मेरठ टू प्रयागराज। तो गंगा एक्सप्रेसवे ही है, यहीं पर शाहजहांपुर के अंदर पट्टी लगाई गई है, 3.5 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग स्ट्रिप यहां पर लगाई जाती है। सवाल इसमें पूछा जा रहा है, भाई वो मैं डे के हिसाब से बता रहा था। आगे हम बात करते हैं, बताइए कि भाई करेक्ट आंसर क्या होगा। मेरठ से प्रयागराज के ये गंगा एक्सप्रेसवे कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला है, इसकी हम बात करते हैं। सर यह 12 डिस्ट्रिक्ट में फैलता है। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं सर जी? 12 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे जिसके अंतर्गत ये फहरा हुआ है। अभी पीछे भी सवाल आया था तब भी मैंने इसको बताया था। अगला सवाल, एम युवा एप्लीकेशन है जिसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मैं ये लिखित तौर पर बताता हूं कि जिस टेक्नोलॉजी के द्वारा इन क्वेश्चंस को मैंने बनवाया है ठीक उसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारी जो सरकार है वो अपने प्रश्नों को बनाने वाली है। तो हमारे मेरे क्वेश्चंस में और गवर्नमेंट के क्वेश्चंस में बहुत हद तक सिमिलैरिटी आपको मिलेगी, क्योंकि भोजपुरी एंटरटेनमेंट लिमिटेड मीडिया भी क्लास में आ चुका है। वाह जी, तुम्हारा भी जलवा है भाई। अगर हम बात करें, इट प्रोवाइड इंटरेस्ट फ्री लोन्स अप टू 10 लाख, 10 लाख तक ब्याज मुक्त प्रदान किया जाएगा। इट एम टू क्रिएट 1 लाख यंग एंटरप्रेन्योर एनुअली, हर वर्ष 10 लाख लोग यहां पर आयोजित किए जाएंगे। वाह जी वाह। अगर मैं बात बताऊं, इंटरेस्ट फ्री जो लोन की बात की गई है वो 1 लाख की गई है, ना कि 10 लाख की। 1 लाख इंटरेस्ट फ्री लोन यहां पर देने की बात की गई है। ये फेक है, ठीक है, ये फेक है। पहली बात तो ये एम युवा योजना के अंदर बताया गया कि 1 लाख रुपया इसमें दिया जाएगा। ठीक है, चलो याद रखना, नहीं नहीं 5 ही था, 5 ही था, मुझे लगा कि 1 लाख होगा। 1 लाख लोगों को तो टारगेट किया गया है। 5 लाख का जो लोन है वो मिल जाएगा, एनुअली मिल जाएगा, और वो भी कैसे मिल जाएगा, आपका इंटरेस्ट फ्री मिल जाएगा। बी स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। कारण है वो कह रहा है कि 10 लाख का लोन मिलेगा, नहीं भाई 5 लाख का लोन मिलेगा। ठीक बात है, 2 इसके अंदर का करेक्ट होगा। 12वां सवाल, 2500 करोड़ की लागत से 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना किस जिले में क्रियान्वित की जा रही है। 2500 करोड़ लागत के साथ यहां पर चीजें शुरू की जा रही हैं, और एक सौर ऊर्जा परियोजना है जो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। देखिए सोनभद्र की अगर हम बात करते हैं तो रिहंद डैम परियोजना यहीं पर है, रिहंद डैम परियोजना यहीं पर है, रिहंद
रिहंद बांध। तो जो रिहंद बांध परियोजना है, रिहंद बांध परियोजना यहीं पर है, रिहंद बांध। तो रिहंद बांध परियोजना यहां पर है। मिर्जापुर में कालीन का बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। अब करेक्ट है जालौन की अगर हम बात करें, जालौन झांसी के नजदीक है और यहीं पर इसको शुरू किया गया। झांसी के नजदीक जालौन है, इसी को यहां शुरू किया गया। 2500 करोड़ रुपए इसमें लगाए जाएंगे। करेक्ट आंसर वुड बी बी। ठीक, चलो जी, मजा आ गया सर। 13वें नंबर का सवाल ये रहा। दुकान और वाणिज्य जो अधिष्ठान संशोधन अधिनियम 2025 के तहत दैनिक कार्य की घंटों की अधिकतम संख्या क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेली वर्क आवर्स अलाउड इन द यूपी दुकान और वाणिज्य अधिनियम? यह कितनी तय की गई है? एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 2025 में, तो इतने घंटे से अधिक काम नहीं किया जाएगा 2025 एक्ट के अकॉर्डिंग। पहले 8 हुआ करता था, अब वर्किंग आवर्स को बढ़ा दिया गया है। वर्किंग आवर्स को बढ़ा दिया गया है। फटाफट बताएं, वर्किंग आवर्स को अब बढ़ा दिया गया है। ठीक है, देखो करेक्ट आंसर की बात करते हैं। बच्चों को लग रहा है अच्छा 12 घंटे काम कर देगा कोई आदमी, उसकी बुद्धि खराब ना हो जाएगी? 12 घंटे काम कर देगा कोई? अब 9 घंटे किया गया है। 12 घंटे तुम काम करके देख लियो एक दिन। खैर मैं तो ज्यादा करता हूं, लेकिन आप 12 घंटे एक दिन काम करके देख लेना, आपको पता लग जाएगी। 9 आवर्स तय किए गए हैं। ये आर्टिकल 43 के बेसिस पर तय करना होता है स्टेट को, एंड आर्टिकल 42 के बेसिस पर एक गवर्नमेंट को तय करना होता है। आर्टिकल 42 के बेसिस पर गवर्नमेंट को तय करना होता है। योगी जी जिस हिसाब से आपको रैपट दिखा रहे हैं ना, उस हिसाब से आप पढ़ने पे भी ध्यान दे लो। योगी जी का फोटो बहुत ढूंढ के निकाला है मैंने। दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम में सबसे बड़ा संशोधन है, कहा गया है कि 9 आवर्स की वर्किंग हो सकती है। तो इसका मतलब है ऑफिस वर्किंग 9.5 घंटे हो जाएगी। अब 9 आवर्स का टाइम हुआ है। डीपीएसपी का जो आर्टिकल 82 है, मानवीय दशा उपलब्ध कराना, उसी के अनुसार 9 घंटे की तय किया जाएगा। ठीक है, चलो याद रखेंगे। बहुत बढ़िया। 14वें नंबर का सवाल। अप्रैल 25 तक उत्तर प्रदेश के पास कितने जीआई टैग उत्पाद हैं जो देश में अग्रणी हैं? ऐसे सवाल तुम्हारे आगे तो समझ लेना आपकी किस्मत खराब चल रही है। अगर इसके अंदर डेटा, वो वाला डेटा पूछ लिया गया, इसके अंदर अगर वो वाला डेटा पूछ लिया गया जिसके अंदर आपका मंथ का डेटा देकर आपसे टोटल का डेटा पूछ ले, तो आपकी बुद्धि खराब हो सकती है। अप्रैल के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूं, आज की डेट के अकॉर्डिंग अगर पूछूंगा तो संख्या 89 हो चुकी है। वर्तमान समय में तो जो संख्या है, वर्तमान में तो संख्या आपकी 89 जा चुकी है। वर्तमान में तो 89 संख्या जा चुकी है। बट पॉइंट ये है, अप्रैल 25 में 77 थी। अप्रैल 25 में 77 थी, वर्तमान में पहुंच चुकी है आपकी लगभग 89 के आसपास पहुंच चुकी है। उस समय ये 77 हुआ करती थी, राइट। जो जीआई टैग है, ये जीआई टैग मिलते रहते हैं, ठीक है, तो मिलते रहते हैं। अपने हिसाब किताब बढ़िया है इसका। आज की क्लास का महालल्लू सवाल, इससे आसान सवाल मुझे नहीं लगता कि पूरे सेट में कहीं पर भी होगा। थोड़ा सा देख के चलना, इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। पूरा सबसे आसान सवाल है, ठीक है, याद रखना। इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इसको माना जा सकता है। हम बात करते हैं 25-26 चक्र में लखनऊ के लिए किस यूनेस्को स्थिति को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? करेक्ट आंसर है क्या सर? वाराणसी सिटी ऑफ म्यूजिक है। वाराणसी इज सिटी ऑफ म्यूजिक है, राइट। लखनऊ इज कॉल्ड एज क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी इसको घोषित किया गया है, ठीक है। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है, यानी जो क्रिएटिव सिटी नेटवर्क कॉन्सेप्ट है, ये 2007 और 8 के मध्य यूनेस्को ने शुरू किया कि कोई ऐसा राज्य है जिसके अंदर कोई सिटी है जो कुछ बड़े कारनामे करता है। तो खाद्य व्यंजन को लेकर यह किया गया था। खाद्य व्यंजन को लेकर यह किया गया था। खाद्य व्यंजन को लेकर यह किया गया था कि जो व्यंजन होते हैं, पकवान होते हैं, उसको लेकर ये एस्ट्रोनॉमिकली चीजें आपकी, गैस्ट्रोनॉमिकली चीजें आपकी क्रिएट की गई हैं। तो गैस्ट्रोनॉमी में आपको ये देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? गैस्ट्रोनॉमी में ये चीज आपको देखने को मिलेगी, राइट। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। मजा आ गया सर, सर मजा आ गया। अ सिटी ऑफ कल्चर घोषित किया गया, कोझिकोड ऑफ केरला को किया गया है सिटी ऑफ कल्चर, ठीक है। चलो, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं नवाबी खीरे, देखने को मिलते हैं नवाबी खीरे, मुल्तानी जीरे आपको यहाँ देखने को मिलते हैं, याद रखेंगे। अगला सवाल है जी 16वें नंबर का। 25-26 तक उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? चीफ सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश किसको घोषित किया गया है? नाम बताइए सर। दिस इज शशि प्रकाश। दिस इज शशि प्रकाश, ठीक है। चलो, शशि प्रकाश जी को यहां पर अपॉइंट किया गया है, ठीक है। शशि प्रकाश जी को अपॉइंट किया गया है। अब यहीं पर मैं बात करूं, प्रशांत कुमार पहले डीजी, आपके डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी रह चुके हैं। अब अभी वर्तमान में डीजीपी जो कौन है? राजीव कृष्णा है। लेकिन शशि प्रकाश कौन है? हमारे वर्तमान में मुख्य सचिव देखने को मिल रहे हैं 2025-26 में मुख्य सचिव
यही अपॉइंट हुए हैं। याद रखेंगे, मजा आ गया सर। 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। 1989 के आईएएस ऑफिसर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। आईएएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर। 17वें नंबर का सवाल, किस क्षेत्र में कठिया गेहूं को कृषि क्षेत्र में जीआई टैग मिला है? कठिया गेहूं को जो जीआई टैग मिला है वह कहां से मिला है, बताइए सर। कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है, वो कहां से मिलता है, बताइए। इसमें हाई प्रोटीन सामग्री है। प्रोटीन अगर बॉडी में रहता है तो कावशकोर जैसे रोग नहीं होते। प्रोटीन बॉडी में रहता है तो मसल बिल्डिंग अच्छी हो जाती है। तो इसका सही जवाब होगा प्रोटीन। इसका सही जवाब होगा प्रोटीन। तो प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, ताबड़तोड़ तरीके से प्रोटीन आपको देखने को मिल जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? बुंदेलखंड आपको देखने को मिलेगा, बुंदेलखंड। करेक्ट आंसर बुंदेलखंड होगा। ठीक है, याद रखेंगे। मजा आया, फुल मजा आया। बुंदेलखंड आपको देखने को मिल जाएगा। जब कठिया गेहूं को जीआई टैग मिला है, दिस इज हाई इन प्रोटीन। हाई प्रोटीन आपको देखने को मिलेगा, हाई प्रोटीन बुंदेलखंड में। ठीक है, याद रखें। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली याद रखें। वाह जी वाह। 18वें नंबर का सवाल, लखपति महिला योजना। देखते हैं आप, लखपति महिला योजना, यह एक योजना है जो कहां पर मतलब किस के द्वारा शुरू की जाती है? लखपति महिला योजना। इसके अंदर 3 करोड़ महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की गई है। 3 करोड़ महिलाओं को शामिल करने की घोषणा की गई। 3 करोड़ फीमेल्स इसमें शामिल की जाएंगी। फीमेल्स इसके अंदर शामिल की जाएंगे। 3 करोड़ जो परिवार इसमें शामिल होंगे, 3 करोड़ लोगों को इससे फायदा होगा। इसके अंदर रुपए कितने बांटे गए? 28.92 लाख रुपए जो है इसके लिए अलॉट किए गए। इस योजना के लिए अलॉटमेंट कितना है सर? 28.92 लाख रुपए अलॉट हुए हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप योजना का हिस्सा है। यह सेल्फ हेल्प ग्रुप योजना का हिस्सा है। स्वयं सहायता संघों का यह हिस्सा आपको देखने को मिल रहा है। इससे जो महिलाएं हैं ये समूह बनाती हैं और ये लखपति दीदी योजना यहाँ पर चल रही है। महिला योजना आपकी चल रही है। लखपति दीदी योजना आप एमपी में देखेंगे, राइट, और लाडला भाई योजना महाराष्ट्र में आप देखेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगला सवाल 19वें नंबर का। 25-26 के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए आवंटित बजट व्यय कितना था? कन्या सुमंगला योजना के लिए जो आवंटित बजट था वो कितना था, बताइए। 25-26 में इतने रुपए जो हैं इसमें घोषित किए गए थे, फटाफट से बता दो। ज्यादा नहीं थे वैसे। कन्या सुमंगला योजना जो है बच्ची के पैदा होने से और इनका विवाह होने तक एक धनराशि है जो इनके लिए एकत्रित की जाती है और उसके लिए 700 करोड़ रुपए का आवंटन इस बार किया गया था। कितने रुपए सर? 700 करोड़ रुपए का आवंटन इस बार किया गया था। इसमें किस्त दी जाती है, ठीक है, याद रखना, किस्त दी जाती है। सेम इसी तर्ज पर दिल्ली गवर्नमेंट ने भी इस स्कीम को शुरू किया है और दिल्ली गवर्नमेंट कह रही है कि हम 50,000 रुपए देंगे। उसको कहा गया है लखपति बेटी योजना। लखपति बेटी योजना शुरू की गई है और यह दिल्ली ने शुरू की है। वो 50,000 रुपए देंगे जब तक कि विवाह नहीं हो जाता है लड़की का। टोटल रुपए 50,000 इसमें दिए जाएंगे। थोड़ा सा इस बारे में याद रखेंगे। 19 के बाद 20वें नंबर का सवाल ये रहा, कर रहा कमाल। यूपी कमिश्नरेट प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखो, अगर हम बात करते हैं यूपी कमिश्नरेट प्रणाली की, हम चर्चा करते हैं यूपी कमिश्नरेट प्रणाली की हम चर्चा करते हैं तो यह वर्तमान में 7 जगह पर लागू है। ये जो कमिश्नरेट प्रणाली है कितने स्थानों पर लागू है सर? ओनली एट 7 स्थानों पर लागू है। ओनली एट 7 जगह यह लागू देखने को मिलेगी। द कमिश्नर ऑफ पुलिस एक्सरसाइज पावर्स ऑफ एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। पुलिस आयुक्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करता है, बिल्कुल करता है। पुलिस अधिकारी को क्षमता है वो कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग कर पाए। ये भी स्टेटमेंट सही है और करेक्ट भी है। तो ओनली 2 इज करेक्ट। अगर आप ओनली 1 सोच रहे हैं तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई ये 7 सिटीज में फंक्शनल है, ना कि 10 सिटीज में। तो ये जो कमिश्नरेट स्कीम है 7 में आपकी प्रचलित है। अगर आपको ये दिख पा रहा है तो बढ़िया है, नहीं दिख पा रहा तो मैं बता देता हूं। लखनऊ के अंदर यह देखने को मिल जाएगी। लखनऊ में है, वाराणसी में है, नोएडा में है, कानपुर में है, आगरा में है, गाजियाबाद में है और प्रयागराज में है। ठीक है, गाजियाबाद एंड प्रयागराज में देखने को मिलेगा। प्रयागराज के अंदर भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के सारे क्षेत्र हैं, ठीक है, जहां पर आपको ये देखने को मिलता है। हम बात करते हैं 21वें नंबर का सवाल ये रहा। 25-26
कि बजट में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन लगभग 22% किया गया है। मतलब यूपी गवर्नमेंट सबसे ज्यादा जो खर्चा करती है वो किस पे करती है बताओ। यूपी जो सबसे ज्यादा खर्चा करती है वो किसके ऊपर करती है। देखो उत्तर प्रदेश क्या करता है, अपने बुनियादी ढांचे को बहुत अच्छे स्तर पर काम में लेकर आता है। उत्तर प्रदेश अपने बुनियादी ढांचे को ठीक अच्छे खासे प्रकार से अपने काम में लेकर आता है। तो यह अपने बुनियादी ढांचे के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काम अच्छा खासा किया गया है। कितना 22% आवंटन बुनियादी ढांचे के लिए किया गया है। इंफ्रा को डेवलप किया है 22%, इंफ्रा को डेवलप किया है 22%। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेहतरीन। आगे हम बात करेंगे, कोई समस्या ये भी नहीं है। कर्मचारियों के लिए बैठने का अधिकार, राइट टू सिट, किस संशोधन अधिनियम में स्थापित किया गया है। देखो बहुत सारे ऐसे जॉब्स होती थी जिसके अंदर अधिकारी बैठ ही नहीं पाता था। अब राइट टू सिट आपको देखने को मिला है। राइट टू सिट जो है यह आपको आर्टिकल 32 के माध्यम से आपको देखने को मिलता है बैठने का अधिकार। यह आपका आएगा किसमें, आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में क्यों आएगा, क्योंकि बैठने का अधिकार इसी के अंतर्गत आता है। ये बैठने का अधिकार से रिलेट करता है और ये आता है किसमें, उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधीनस्थ अधिनियम 2025। इसके थ्रू इसको क्लियर किया गया, इसके थ्रू इसको क्लियर किया गया है। ठीक है, जो युवा स्कीम है इसके अंदर सर 5 लाख रुपए विदाउट लोन मिल जाएगा। 5 लाख रुपए मिल जाएंगे विदाउट लोन। जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको यह मिल जाएंगे, उनको यंग एंटरप्रेन्योर्स को यह मिल जाएंगे। 22 के बाद 23वें नंबर का सवाल है, जेवर में स्थित जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का प्राथमिक लॉन्च कब होना है। जो जेवर का एयरपोर्ट है वो बहुत जल्दी ही आपका लॉन्च किया जाना है। वह कब होना था, ऐसा कहा गया था। लॉन्च नहीं हुआ, बात कही गई थी तब होगा, बट ये लॉन्च नहीं हुआ। तो बताइए। देखो अगर मैं बताऊं, कहा गया था कि जनवरी 26 तक इसको लॉन्च किया जाएगा, बट ये लॉन्च नहीं हुआ। टेंटेटिवली टाल दिया गया है, आगे ये होगा बट अभी इसका संचालन नहीं हुआ है। सर याद रखना, पहले ही कहा गया था कि हम जनवरी 26 तक इसको लॉन्च कर देंगे, बट अभी कोई लॉन्चिंग आपकी इसकी नहीं हुई। ठीक है सुमित भाई, इसके 24वें सवाल का जवाब देंगे। 25वें पद्म पुरस्कार पाने वाले आशुतोष शर्मा को किस क्षेत्र से सम्मानित किया गया है। आशुतोष शर्मा उत्तर प्रदेश के हैं और ये कहां से इनको पद्म पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है बताइए। सर आशुतोष शर्मा किस फील्ड से रिलेट करते हैं। सर ये रिलेट करते हैं साइंस एंड इंजीनियरिंग से। कहां से, साइंस एंड इंजीनियरिंग से रिलेट करते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, इसलिए थोड़ा जरूरी हो जाएंगे। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग आशुतोष शर्मा पद्म पुरस्कार के लिए सम्मानित इनको किया जाता है, इनको पद्म श्री मिला है। 25वें नंबर का सवाल है, सोनभद्र के किस स्थल को उसके प्रोटोरोजाइक जीवाश्मों के लिए, जो प्रोटोराजोइक फॉसिल्स आपको देखने को मिले, इसके लिए यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। टेंटेटिव लिस्ट जो होती है ना उसके अंदर इनको शामिल किया गया है। तो कौन सा क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है जिसमें इनको शामिल किया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है सर, आपको एक देखने को मिलता है ना, सलखान फॉसिल पार्क है। सलखान फॉसिल पार्क आपको देखने को मिलता है, सलखान फॉसिल पार्क सोनभद्र का करेक्ट आंसर है। विंध्यन रेंज आपकी एमपी में है, सारनाथ वाराणसी में है, माघ मेला यह यूपी में लगता है। चलो 25 का बी होगा। 26 जेवर लिंक, जेवर गंगा लिंक एक्सप्रेस वे की लंबाई आपकी कितनी होगी, फटाफट बताइए। जेवर का जो ये अंतरराष्ट्र है इसके लिए रुपए कितने किए गए हैं, फटाफट बताइए। ठीक है चलिए, अगर हम बात करते हैं इसके लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए की डिमांड की गई, 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है बजट में। बजट में अलॉटमेंट इसकी की गई 1000 करोड़ रुपए की। बट याद रखना कि भैया इसके अंदर लगभग 415 करोड़ रुपए लगने हैं, बट बजट में ज्यादा अलॉटमेंट लिया गया है ताकि इसके आसपास के एरिया को भी डेवलप किया जा सके। ये लगभग 76 किलोमीटर लंबा आपका जेवर एयरपोर्ट होने एक्सप्रेसवे होने वाला है, जो जेवर गंगा लिंक एक्सप्रेसवे होगा। तो जेवर से सीधा गंगा एक्सप्रेसवे से इसको जोड़ देगा। 1000 करोड़ रुपए का इसमें बात कही गई थी, लेकिन 441 करोड़ रुपए इसमें टोटल लगने हैं, प्रोजेक्टेड है। 27वां सवाल बताएं, 25-26 के बजट के अनुसार राज्य के लिए अनुमानित राजस्व प्राप्तियां क्या है। राजस्व प्राप्तियों के बारे में बताइए, राजस्व प्राप्तियां कितनी देखने को मिल रही हैं। देखो टोटल है ये टोटल है 808,736 मेरे भाई, यह टोटल है आपका, टोटल है। आज तक इतना टोटल कभी नहीं हुआ।
राइट, टोटल है आपका इतना। कोई समस्या तो नहीं? नहीं सर कोई समस्या नहीं है, टोटल आपका इतना ये है। अब ये व्यय है टोटल, राइट। अब इसके अंतर्गत ये कह रहे हैं एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसीव, जो रेवेन्यू प्राप्ति यहाँ कितनी है वो 662,690.93 662,690.93 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। किसके लिए सर? राजस्व प्राप्तियों के लिए। रेवेन्यू रिसीविंग्स आपकी रखी गई है 6,62,000, 6,62,000 रेवेन्यू रिसीविंग्स आपकी रखी जाती हैं। कोई समस्या तो नहीं है? नहीं सर कोई समस्या नहीं है, राइट। अभी नहीं आया है ना इस बार का, नहीं इस बार का आ गया है, इस बार का आ गया है बजट, इस बार का यूपी का इस बार का बजट आ गया है। बट उसमें क्या है कि अभी इस हिसाब से उसको एक्सप्लेन आपके पेपर में यूपीएसआई में तो नहीं आएगा, हाँ यूपी कांस्टेबल में जरूर आ सकता है, बट रेयर होता है यूपी कांस्टेबल में आए। 28वां सवाल, ऑपरेशन पहचान इनिशिएटिव होता है किस पर? ऑपरेशन पहचान आपका केंद्रित किया गया है। ऑपरेशन पहचान किस पर केंद्रित है सर? ऑपरेशन पहचान इसलिए बनाया गया ताकि कैदियों को पहचाना जा सके, कोई क्रिमिनल अगर है तो क्रिमिनल को पहचाना जा सके, इस वजह से आपका ऑपरेशन पहचान बनाया जाता है। ऑपरेशन पहचान बनाया जाता है, इनिशिएटिव है जो फोकस करता है किस पर? ऑपरेशन पहचान। जैसे अगर मैं बात करूं तो नोएडा पुलिस ने चलाया है ऑपरेशन पहचान, जो संदिग्ध लोगों की जांच कर पड़ताल करता है। यह आपका टैग बेस्ड क्रिमिनल मैपिंग के लिए किया गया है। टैग बेस्ड क्रिमिनल मैपिंग है, क्रिमिनलों को पहचाना जाएगा और उनको दबोचा जाएगा। डिजिटल केस रिकॉर्ड मैनेजमेंट इसमें नहीं आता, डिजिटल केस रिकॉर्ड पेमेंट इसमें नहीं आता बच्चे, राइट, याद रखना। करेक्ट आंसर है इसके अंतर्गत बी। 29वां सवाल है, 23-24 की आर्थिक वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिली है, जो 23-24 में इकोनॉमिक ग्रोथ आपको देखने को मिली है, इसके बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो आपकी हुई है उसकी हम बात करते हैं। साक्ष्य प्रताप सिंह मुझे बताओ सर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है ये ग्रोथ होती है इसमें 13%, कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था इसमें 13% की ग्रोथ हुई, मैं बिल्कुल मान लूंगा। कृषि क्षेत्र में 4.9% की बढ़ोतरी हुई, ये मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र में 7.3% की वृद्धि हुई है, ना कि 4.9 की। तो इसमें 7.3% की वृद्धि देखने को मिलती है, ना कि 4.9 की। तो करेक्ट है ओनली 1, वृद्धि इतनी हुई। इसको भी थोड़ा सा आप याद रख लेंगे। औद्योगिक वृद्धि दर आपकी जो रखी गई थी वह आपकी इस बार जो, अगर हम बात करते 2023-24 की, अगर हम बात करें 23-24 की हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 23, अच्छा 23-24 की बात चल रही है, ठीक है, ओके ओके, नहीं तो 9.5 होता। पुराने ग्रोथ रेट की बात करता वो 9.5 होता, बट यहाँ आपका 13% ही होगा। 13% ही करेक्ट है, पहला ही स्टेटमेंट इसमें सही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 13% ही बढ़ा है। अगला सवाल 30वें नंबर का, इमरती जो फूड स्टफ होता है वो एडिट टू जीआई टैग, ये कहां से किया गया? अब मैं तुम्हें कल की बात बताता हूँ। कल मैं गया, ठीक है, और इमरती खाई। ऑब्वियस सी बात है मैं अकेले नहीं गया था ठीक है, और मैंने खाई इमरती। और इमरती भी इसलिए खाई क्योंकि एक बहुत ही क्लासिकल डिजाइन बनाया गया था, और इसको भी मैं जीआई टैग दिलाने वाला हूँ बहुत जल्दी। और जो जीआई टैग है वो बेसिकली किसको दिलाने वाला हूँ? मैं इसको जीआई टैग दिलाने वाला हूँ बहुत जल्दी। ये कैंडल्स हैं, दीज आर गोइंग टू बी रजिस्टर्ड एज जीआई टैग सून। ये बहुत जल्दी ही जीआई टैग में आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो वहां पे भाई खाई, अपन इमरती खा ली। अब वो जो इमरती खा ली उसमें नहीं आया स्वाद, उसमें नहीं आया स्वाद इमरती में, ठीक है। अब इमरती में स्वाद नहीं आया, इस चक्कर में अपन घर आए, घर आके फिर दोबारा नया खाना बना के खाए, राइट। तो ये बात हुई। अब इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप यहाँ की इमरती ना खाएं। अगर इमरती आपको खानी है तो कहाँ की खानी है? सर इमरती आपको खानी है जौनपुर की, ठीक है, जौनपुर की। और जो अभी मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया ये सेंटेड था, मतलब इसमें अलग ही लेवल की महकारी होती है, इसको भी जीआई टैग मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये बवाल चीज क्या है? तो बवाल चीज के लिए आप जाइए इंस्टाग्राम पे करिए सर्च वर्च, आपको पता लगेगा कि यह क्या ही मजबूत चीज है। हाँ नहीं नहीं, मेरे अकाउंट पे नहीं अकाउंट पे आप लिखेंगे, आप टेक्स्ट करेंगे, आपको भौकाल तरीके से पता लग जाएगा, ठीक है। बहरहाल ये जौनपुर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जहां इमरती खाद्य सामग्री को जीआई टैग दिया गया है। बनारस की ठंडाई जिसके अंदर मिला होता है भगवान भोलेनाथ का प्रसाद, इसके अलावा लाल पेड़ा और जौनपुर की जो इमरती है इसको जीआई टैग मिल चुका है। तो याद रखेंगे, याद रखेंगे। चलिए बिल्कुल, जौनपुर बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया। 31 की हम बात करते हैं, राज्य ने अपनी संशोधित नीति के तहत कितने नए डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा है?
कितने जो डेटा सेंटर को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है इसके बारे में हम बात करते हैं। सर 8 डेटा सेंटर आपको देखने को मिलते हैं। 8 आपको देखने को मिलेंगे। 8 डेटा सेंटर आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। संशोधित नीति के तहत कितने नए डेटा सेंटर स्थापित किए गए? 8 न्यू डेटा सेंटर स्थापित किए गए और इसके अंतर्गत जो पहला डेटा सेंटर स्थापित किया जा रहा है दैट इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश इन द नोएडा, जिसको नोएडा कहते हैं। ठीक है, चलो कोई गूजर है क्लास में? कोई बच्चा जो गूजर है? कोई बच्चा जो गूजर हो? एग्जैक्टली क्या है कि गूजर जो होते हैं, ठीक है, मेरे कई दोस्त गूजर रहे हैं। स्कूल में एक गूजर था, विकास था, वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्किंग में है। तो वो नोएडा को नोएडा नहीं बोलता था, वो बोलता था नोएडा। ठीक है, चलिए ठीक है। सर लौंग लता कब मिलेगा? लौंग लता जल्दी ही बांटूंगा मैं, टेंशन मत लो। लौंग लता आपको जल्दी ही बांटूंगा। लौंग लता पहले ना मैं देखता हूँ कि बना कौन सकता है लौंग लता अच्छा। मैं ढूंढ रहा हूँ कोई हलवाई। अब ये बताइए कौन से आईपीएस अधिकारी एडीजी कानून और व्यवस्था और विशेष बल कार्य एसटीएफ में एक प्रमुख व्यक्ति बने हुए हैं? विच आईपीएस ऑफिसर रिमेन द एडीजी लॉ एंड ऑर्डर एंड की फिगर इन द स्पेशल टास्क फोर्स इन उत्तर प्रदेश? एडीजी है, स्पेशल टास्क फोर्स में है, इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। क्या आपको ये देखने को मिल रहा है? इनका नाम क्या होगा? सर करेक्ट नाम इनका है अमिताभ यश। अमिताभ यश आपको देखने को मिल जाएगा। अमिताभ यश, अमिताभ यश आपको देखने को मिलेंगे जो स्पेसिफिक है। और ये अभी फिलहाल में एडीजी है। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए है, तो काफी फेमस आपको देखने को मिल जाएंगे पर्सन है जी। माघ मेला 26 का विषय क्या था? जो माघ मेला आपको देखने को मिला, प्रयागराज में माघ मेला इस बार लगा है। 2026 का माघ मेला कहां लगा है? प्रयागराज में यह लगा है, प्रयागराज में लगा है, प्रयागराज में लगा है 2026 का। पूछा जा रहा है इस बार की जो थीम थी प्रयागराज के मेले की, वो थीम इस बार की क्या रखी गई थी? फटाफट बताएंगे। देखो बच्चों, इसको समझना, यह एक एस्ट्रोलॉजिक थीम थी। आधिकारिक ब्रह्मांडीय और ज्योतिषीय संरचना, ब्रह्मांडीय और ज्योतिषीय ढांचा इसमें रखा गया था। ब्रह्मांडीय और ज्योतिषीय ढांचा रखा गया था माघ मेला जो प्रयागराज में आपको देखने को मिला है। तो मैं बता देता हूं, ब्रह्मांडीय, ब्रह्मांडीय व ज्योतिषीय ढांचा, वह ज्योतिषीय ढांचा, ज्योतिषीय ढांचा इस बार का रखा गया था, ढांचा रखा गया था, इस बार की थीम थी। तो अच्छा खासा लेवल आपने देखा। करेक्ट आंसर वुड बी सी। अब त्रिनेत्र नहीं था, त्रिनेत्र नहीं था, एस्ट्रोलॉजिकल फ्रेमवर्क को रखा गया था। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं आई? नहीं सर, कोई समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी, हम समझ पाएंगे। 35वें नंबर के सवाल को बताइए। यूपी में नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। महिलाएं 7 पीएम से 6 एम ओनली विद देयर कंसेंट। वे केवल अपनी सहमति से शाम 7 से सुबह 6 तक काम कर सकती हैं। बहुत बढ़िया। नियोक्ताओं को मुफ्त परिवहन और नाइट क्रैचेस प्रदान करने होंगे। देखो ये कितना बढ़िया सवाल है। उत्तर प्रदेश को इतना ज्यादा सुरक्षित घोषित किया गया है कि यूपी इतना सुरक्षित रहने वाला है कि यूपी के अंदर महिलाएं चाहे तो रात के 7 से सुबह 9 तक काम कर पाएंगी, परंतु इसके अंदर कंडीशन ये रखी गई है कि भाई इसमें जो नियोक्ता होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, वो उनको घर तक छोड़ने के लिए कैब की व्यवस्था को दें। कैब व्यवस्था होगी तो कर पाएंगे, नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपको देखने को मिल जाएगा। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर वुड बी बोथ। 36वां सवाल ये रहा, त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया जाता है, यह किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने बनाया है? ठीक है, चलिए सर त्रिनेत्र ऐप क्या है? इसके अंदर 9,32,000 डेटा, 9,32,000 डेटा, अरे क्या 9.32 लाख, 9,32,000 डेटा इसके अंदर कलेक्ट किया गया है। मतलब यूपी में इतने लोग तो ऑलरेडी क्रिमिनल हैं, यूपी में इतने लोग तो क्रिमिनल हैं। ठीक है, चलिए बताइए, आपको यह समझना है कि आप इतने लोग तो यूपी के अंतर्गत क्रिमिनल हैं। अब तुम समझ लीजिए कि किस लेवल के आदमी हैं हम यहाँ पर यूपी के अंदर। हल्के मोटे तरीके से अगर तुम सोच रहे हो, स्टार्क क्यू, स्टार क्यू, स्टार क्यू जो कंपनी है, स्टार क्यू जो कंपनी है, स्टार क्यू कंपनी के द्वारा त्रिनेत्र ऐप बनाया जा रहा है, स्टार क्यू कंपनी के द्वारा। और ये ऐप क्या है सर? ये ऐप जो है ये क्रिमिनल डेटा के लिए बनाया जाता है, क्रिमिनल डेटा के लिए। जो क्रिमिनल डेटा है, क्रिमिनल डेटा को स्टोर, क्रिमिनल डेटा स्टोर के लिए बनाया जाता है। थोड़ा सा याद रखेंगे, क्रिमिनल डेटा स्टोर के लिए इसको बनाया गया, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इतने तो हमारे क्रिमिनल है।
ठीक है। 37 में बताइए यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में अंतिम नामांकन के लिए किस प्राचीन बौद्ध साइट को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। यूपी की एक बौद्ध साइट है जिसको सारनाथ बोला जाता है। सारनाथ को भी 25-26 के लिए यूनेस्को की अंतिम सूची में नामांकन के लिए भेजा गया था पर फ्लॉप हो गई थी। सारनाथ को भी याद रखना, सारनाथ वाराणसी में है जहां भगवान बुद्ध ने अपने पहले उपदेश दिए थे। यहीं पर होता धर्म चक्र परिवर्तन, यहीं क्या होता है धर्म चक्र परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहां पर आपको देखने को मिलता है धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, जो आपको यहां देखने को मिला है धर्म चक्र परिवर्तन इसको कहा जाता है। और इसका जो सिंबल है वो क्या है, ऐसे चक्कर बनेगा, एक हिरन यहां बैठेगा, एक हिरन यहां बैठेगा, ये सिंबल है इसका। तो हिरन याद रखना, हिरन है बेटा, या तो हिरन लिख लो नहीं तो हिरन बना दूंगा, ये इसमें आप याद रखेंगे। ठीक है, ये आपका वाराणसी के नजदीकी देखने को मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्लॉप हो गया था। बट श्रावस्ती वो जगह है जहां पर महात्मा बुद्ध ने सबसे ज्यादा अपने उपदेश दिए थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कपिलावस्तु क्षेत्र, इनसे ज्यादा रिलेट नहीं करता है। कुशीनगर वो है, कुशीनगर है जहां इनके प्राण भगवान को प्यारे हो गए थे। आगे हम बात करते हैं 38वें नंबर का सवाल, गंगा एक्सप्रेसवे की डिजाइन स्पीड कितनी है। मतलब गंगा एक्सप्रेसवे जो आपका मेरठ से निकलेगा और सीधा आपका प्रयागराज जाएगा, मेरठ से प्रयागराज जाएगा, 594 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 594 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 12 डिस्ट्रिक्ट शामिल है। शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर की इसके ऊपर एक आपातकालीन स्ट्रिप डाली गई है। और कमाल की बात यह है माट साहब कि इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, ठीक है चलिए, कि इस पे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड रखी गई है, 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इस पे रखी गई है। ठीक है, चलिए याद रखेंगे, कोई समस्या तो नहीं? नहीं सर, कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलती। आगे हम चर्चा करते हैं, आगे चर्चा किस स्तर पर होगी। सर 39वां सवाल है, अटल आवासीय विश्वविद्यालय परियोजना के तहत प्रति विद्यालय क्षमता बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। जो आपके अटल रेजिडेंशियल स्कूल्स खोले जा रहे हैं कि आप बस घर से आओ हमारे पास रहो, हम आपको खाने के लिए हलवा देंगे और बनाने के लिए जलवा देंगे, मतलब खाना खा के आप जलवा बना पाएंगे, ऐसा अटल स्कूल्स के अंतर्गत बात की गई है। शुरुआती क्षमता 360 थी, कहा गया था भांति भांति के 360 इसकी इनिशियल स्ट्रेंथ थी, 360 क्या थी, इनिशियल स्ट्रेंथ इसकी रखी गई थी, इनिशियल स्ट्रेंथ आपकी रखी गई थी, इनिशियल स्ट्रेंथ शुरुआत में इतनी रखी गई थी। और ये कक्षा 6 से एंट्री लेते हैं, कक्षा 9 से एंट्री लेते हैं, 6वीं से लेकर 6वीं में एंट्री मिल सकती है, 9th में एंट्री मिल सकती है, इन दोनों में एंट्री मिल सकती है। बट अब क्या बोला है कि अपन क्या 1000 स्टूडेंट्स को इधर शामिल करेंगे। और ये अटल आवासीय स्कूल कहां पर है, उत्तर प्रदेश में ही यह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। नितिन पवार मेरे लाल, 40वां है सवाल, राजीव कृष्ण ने पहले किस विशिष्ट आपराधिक रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली का नेतृत्व किया है। राजीव कृष्ण जी को आप जानते हैं, जो वर्तमान में हमारे यूपी पुलिस आयोग के प्रमुख घोषित किए गए हैं। बहुत बढ़िया, यह अपने पिछले कार्यकाल में किसमें थे। सर केस को डिजिटल तौर पर रखा जाना, केस को डिजिटल तौर पर संरक्षित किया जाना, मतलब केस डिजिटलाइजेशन, केस डिजिटलाइजेशन, किस डिजिटलाइजेशन को कहां पे रखा गया है, थोड़ा चर्चा करते हैं किस डिजिटलाइजेशन को। यह ई मलखाना है, ई मलखाना है। ई मलखाना बेसिकली क्या है सर, ई मलखाना आपका एक कॉन्सेप्ट है जो पहले राजीव कृष्ण जी की अध्यक्षता में चल रहा था, लेकिन अब ये ई मलखाना से हट चुके हैं और यह उत्तर प्रदेश में नए डीजीपी बन चुके हैं। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, द उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार ऑर्डिनेंस 25 डीक्रिमिनलाइज्ड हाउ मेनी इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड लॉज। उत्तर प्रदेश सुगम्य व्यापार अध्यादेश 25 के कितने औद्योगिक और व्यापार कानूनों को गैर आपराधिक डीक्रिमिनलाइज किया गया। कितने व्यापारिक आपके काम है जिनको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। सर 13 ऐसे क्राइम थे जिनको हटा दिया है। अच्छा 20 अपराध ऐसे हैं जिनके लिए बीएनएस में मृत्यु दंड है। 20 अपराध ऐसे हैं, 20 अपराध ऐसे हैं, 20 अपराध ऐसे हैं जिनके लिए बीएनएस में मृत्यु दंड है, जिनके लिए बीएनएस में मृत्यु दंड है। केवल ऐसे 20 ही अपराध हैं, मृत्यु दंड दिया गया है 20 अपराधों के लिए, बाकी अपराधों के लिए मृत्यु दंड नहीं है, 20 अपराधों के लिए मृत्यु दंड है। 13 अपराध ऐसे हैं जिनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया कि ये करना अपराध नहीं है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं एके सिंह, 42वें नंबर का सवाल है, 2025 में सार्वजनिक मामलों के लिए मरणोपरांत पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत किसको सम्मानित किया गया है बताइए,
मरणोपरांत जो पद्म पुरस्कार है वो किसको सम्मानित किया गया है, नाम बताओ। देखो पद्म पुरस्कार दिया गया है क्योंकि ये यूपी के हैं, तो इनका नाम है नारायण भूला भाई। नारायण भूलाई भाई को जो है आपका दिया जाता है अवार्ड। नारायण भूला भाई को सार्वजनिक मामले पब्लिक अफेयर्स के लिए मरणोपरांत आपका यह अवार्ड दिया गया था। उत्तर प्रदेश के हैं इसलिए जरूरी है, उत्तर प्रदेश के हैं इसलिए जरूरी है। कई बार क्या लोग क्या करते हैं, नेशनल लेवल का आपका ये याद करके जाते हैं, जब क्लास में मतलब पेपर में आता है तो रहते हुए वापस आते हैं, ही ये तो हमें पता ही नहीं था। अबे तुमने यूपी के हिसाब से पढ़ा कब था? मैं तुम्हें एक चीज लिख के दे रहा हूं, सफेद कागज बनाता हूं, पहले मैं सफेद कागज पे बना के देता हूं कि मोर देन 90% ऑफ द टीचर्स, 90% टीचर, पहली बात तो 90% ऐसे शिक्षक हैं, 90% नहीं 95% ऐसे शिक्षक आपको देखने को मिलेंगे। एक तो यूट्यूब के आने के बाद से शिक्षकों की ऑथेंटिसिटी कम हो गई है, वो भी शिक्षक बन जा रहा है, तो थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा होता है। तो जो करंट अफेयर्स उनको वो दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ा रहे हैं, वही करंट अफेयर्स उनकी यूपी पुलिस के लिए जा रही है, वही करंट अफेयर सेम करंट अफेयर उनकी जो है रेलवे के लिए जा रही है, वही करंट अफेयर उनकी जो है स्टेट एग्जाम के लिए जा रही है, सेम जा रही है। तो अगर तुम वेरिएशन ही नहीं करोगे तो पेपर में क्या धप्पा आएगा, कुछ नहीं आना। इस वजह से एग्जाम टू एग्जाम करंट अफेयर्स को परिवर्तित करना पड़ता है। यह ना केवल मजबूरी है बल्कि सही तरीका भी है, ठीक है। और इसमें ज्यादातर ये होता है कि कोई शिक्षक आपका करंट अफेयर पढ़ा भी नहीं रहा होता है, और जब पेपर आया तो चलो चलो व्यू आएंगे करंट अफेयर भी करा देते हैं, तो ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। उससे छात्रों में एक भ्रम फैलता है और छात्रों को लगता है कि करंट अफेयर या जीएस को पढ़ना ही ठीक नहीं है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो करेक्ट आंसर थोड़ा सा समझिए, परिवर्तन लाइए। दिव्यांग भरण पोषण अनुदान योजना के लिए कुल बजट कितना जो है बांटा गया था? सर सामाजिक सुरक्षा के तौर पर जो डिसेबल्ड मेंटेनेंस ग्रांट स्कीम जो इस बार लॉन्च की गई, जो डिसेबल्ड मेंटेनेंस ग्रांट स्कीम लॉन्च की जाती है, ये लॉन्च की जाती है उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसके अंदर कितने, देखो पहली बात तो टोटल बजट अलोकेशन इसके लिए कितनी की गई है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और देखो जो 2022-23 था उसमें इसमें मोटा पैसा डाला गया था, 1000 करोड़ रुपए डाले गए थे, 1000 CR। लेकिन अभी क्या कि 1000 करोड़ डाल के क्या ही होगा, इस बजट को बढ़ाया गया, अभी 1424 करोड़ कर दिया गया। इसको कितना कर दिया गया, 1424 करोड़ इसको कर दिया गया है, 1424 करोड़ इसको कर दिया गया। भाई मैं रेलवे के करंट अफेयर अलग कराता हूँ, ठीक है। चलिए, तो रेलवे के करंट अफेयर अलग होंगे, दिल्ली पुलिस के करंट अफेयर अलग होंगे, ये यूपी के करंट अफेयर है। और मैं ये बात पहले ही आपको जबान दे चुका हूं कि अब हमारे चैनल पे जो कंटेंट आएगा वो कंटेंट ही आएगा, ठीक है, याद रखना। 44वें नंबर का सवाल, यूपी के प्रति व्यक्ति आय के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करिए। यूपी की प्रति व्यक्ति आय जो है इसमें आपको विचार करना है कि क्या बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा है, इसके बारे में आपको विचार करना है। लेट मी हेल्प, कि 52,671 2016-17 में आपको देखने को मिले थे, और अभी वर्तमान में कितने हो चुके हैं सर, 23-24 में 93,514 हो चुकी है प्रति व्यक्ति आय, पर पर्सन इनकम इतनी हो चुकी है। तो एग्जैक्ट आंसर है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो उत्तर प्रदेश में जो पर पर्सन इनकम हो चुकी है 23-24 तक, वो 93,514 हो चुकी है, ठीक है। चलिए, 44 के बाद 45वां सवाल, कि शहर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह आईजी रहेंगी हैं, ये 2026 का सीए है। 2026 का करंट अफेयर है ये आपका ताबड़तोड़ वाला। अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें इसके अंतर्गत, तो आपको देखने को मिलेंगे जो आपकी गौतम बुद्ध नगर है जिसको नोएडा कहा जाता है, इसके अंदर जो पहली बार एक महिला कमिश्नर को अपॉइंट किया गया है, महिला कमिश्नर को अपॉइंट किया गया यूपी में। कमिश्नरी क्षेत्र कितने, 7 कमिश्नरी क्षेत्र आपके रखे गए और पहली बार अपॉइंट किया गया है। और अगर हम बात करें तो भाई कौन है, इनका नाम है लक्ष्मी सिंह, द फर्स्ट आईजी, वुमेन आईजी इन उत्तर प्रदेश, नोएडा में अपॉइंट की गई है गौतम बुद्ध नगर में। अगला सवाल ये रहा 46वें नंबर का, हाउ मेनी स्मार्टफोन टैबलेट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। सर बात को समझना, युवाओं को 25 लाख स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। 3600 करोड़ रुपए आपके मंजूर किए गए हैं, 3600 करोड़ रुपए मंजूर आपके किए गए हैं, मंजूर किए गए हैं, ठीक है। कितने, 3600 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। और ये जो स्कीम है आय है, इसके लिए कितने स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित किए जा चुके हैं पूछा जा रहा है, इसके बारे में मुझे बताइए, ठीक। अब इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। बताओ सर, पहले युवाओं को कितने,
देखो युवाओं को लगेगा कि सर इसके अंदर करेक्ट आंसर आपका 25 लाख स्मार्टफोन होना, नहीं, इसका करेक्ट आंसर 49.86 लाख है। दरअसल इनिशियली जब इसको शुरू किया गया था, इसमें इनिशियली जो शुरू किया गया था, जब इसको इनिशियली, तब 3600 करोड़ और 25 लाख लोगों को यह देना था। बट अभी क्या उसमें परिवर्तन कर दिया गया, अभी क्या उसमें परिवर्तन किया गया, अभी तक इसमें वितरित हो चुके हैं 49.86, 2026 तक इसको इतना जो है नंबर को काउंट कर दिया गया है, 49.86 करोड़ रुपए। 47वां सवाल, किस परियोजना का उद्देश्य गंगा एक्सप्रेसवे को नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जोड़ना है? सर जो जेवर गंगा लिंक है इसका काम यही है, जेवर गंगा लिंक का काम यही है, ठीक है। 48वें नंबर का सवाल यह है कि मिशन शक्ति 5.0 में शुरू किए गए पिंक बूथ किसके द्वारा संचालित है? जो मिशन शक्ति 5.0 शुरू होता है, इसके अंतर्गत जो यह आपके चल रहे हैं, इसको किसके द्वारा चलाया जा रहा है? सर जो वोमेन पुलिस है, ट्रेंड वोमेन पुलिस है, वो इस पिंक बूथ को चला रही है। पहले क्या पुरुष भी पिंक बूथ में बैठते थे? मैं बताऊं, हमारे यहाँ एक कॉलेज है, कॉलेज काफी फेमस है, एग्रीकल्चर के लिए वो कॉलेज फेमस है, हमारे नजदीक में है, तो उसके सामने पिंक बूथ बना दिया गया। तो पता लगती है पिंक बूथ पर शुरुआत में तो पुलिस रही, बाद में पुलिस इतनी रही नहीं। तो उस पिंक बूथ में एक समोसे वाले ने अपनी समोसे की दुकान खोल दी, ठीक है। बाद में पुलिस आई तो समोसे वाले की दुकान वहां पे तोड़ी गई, दुकान ही तोड़ी, उनको हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कराया गया। लेकिन पिंक बूथ के अंदर केवल पिंक चटनी थी और समोसे थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था उसमें। इसी वजह से अब काम किया गया, बताया जाता है कि भाई अब मिशन शक्ति के तहत यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी ही होंगी, राइट। पता लग रही है पिंक बूथ के अंदर जो है पुरुष बैठे हुए हैं, वो गलत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, 49वां सवाल है आपका, कौन सा क्षेत्र 46% पर उत्तर प्रदेश के एसजीडीपी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है? ये इस बार के बजट का है, इस बार के बजट का है। सर अगर हम बात करें जो सर्विसेज हैं इनका जो है या जीडीपी के जीएसडीपी का सबसे बड़ा योगदान करता है, जो सर्विसेज आपकी दी जाती हैं, जो योजनाएं हैं, ये सेवा क्षेत्र है, मतलब जो सर्विस सेक्टर है, सर्विसेज का मतलब टर्शियरी सेक्टर है। जो टर्शियरी सेक्टर है, टर्शियरी सेक्टर से सबसे ज्यादा रिसीविंग हुई है यूपी के अंदर 46% है, जो प्रगति को दर्शाता है, जो प्रगति को दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 50th क्वेश्चन है, प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में कितने श्रद्धालुओं ने भाग लिया था? कितने ऐसे श्रद्धालु थे जो इसके अंतर्गत भाग आए थे, जो महाकुंभ 2025 में लगा था? सर इसके अंतर्गत लगभग 66 करोड़ से ऊपर लोग आए थे जो इसमें शामिल हुए थे, 66 करोड़ से भी ऊपर लोग आए थे जो इसमें शामिल हुए थे। 50 क्वेश्चन करके कैसा लगा? अभी 50 क्वेश्चन हम और करेंगे, थोड़ी गति को बढ़ा लेंगे। पर बताइए यह करने के पश्चात आपको कैसा अनुभूति हुई है, आपको स्वाद आए हैं, मजे आए हैं, ये जरूर बता देना। ये लीजिए कुछ अलग लेवल के सवाल आपके सामने भौकाली तरीके से फेंके जा रहे हैं, इसके लिए भी बताना, सवाल करके कैसा लगा वो भी बताना, ठीक है। फटाफट बताइए। लीजिए जी, हम स्टार्ट करते हैं। और दरअसल ही मुझे आपकी कमेंट नहीं दिखाई दे रही है, तो एक बार यहाँ पे क्लिक कर दी जाएगी। ये जो स्लाइड का डिजाइन है इसके ऊपर बस बिल्कुल साइड में, बिल्कुल दूसरी तरफ, जस्ट ऑपोजिट, बस 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 बस। हम्म हम्म हम्म, नहीं साइड में, इसके साइड, वाइट वाइट, हाँ ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के पॉइंटर्स को, और इसमें डिस्कशन करना शुरू करते हैं। रुका नहीं जाएगा, जो भागने की कोशिश करेगा कायर कहलाएगा, सवालों को जो करेगा वो ही बहादुर बन पाएगा, ठीक है। चलो
नेक्स्ट सवाल ये रहा, दिसंबर 25 में हु अज्यूम द चार्ज ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के नव नियुक्त अध्यक्ष कौन है? यह सवाल आपके 51वें नंबर का है। इसके बारे में कृपया करके आप आंसर करेंगे वो कौन है। तो अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश के अंदर जो शिक्षा सेवा क्षेत्र आपके हैं इसके अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है, फिर से प्रशांत कुमार जी ही करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, कौन होंगे? प्रशांत कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। प्रशांत कुमार जी पहले आपके रहे थे पुलिस विभाग में, परंतु अब यहां पर आपको देखने को मिलते हैं, पहले पहले राजीव जी थे, अब ये यहाँ पहुंच चुके हैं पुलिस विभाग के अंदर। ये किधर पहुंच चुके हैं? ये पुलिस विभाग के अंतर्गत थे, अब ये आ चुके हैं किसके अंदर? पुलिस विभाग से सीधा शिक्षा सेवा चयन के अंतर्गत आ चुके हैं। कोई समस्या नहीं सर। 51 के बाद 52वें नंबर का सवाल आपका ये रहा, आपके सामने है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के जीवन पर आधारित पुस्तक है चुनौतियां मुझे पसंद है। 52वां सवाल है, गुजराती संस्करण का विमोचन किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? लिखते हैं कि जो चुनौतियां हैं जीवन में मुझे पसंद है। जैसा कि मैं बहुत बार कहता हूं कि जीवन में आप हमेशा चुनौतियों से डरिए, उनसे मत डरिए जो चुनौतियों के जैसे सिमिलर साउंड करते हैं, नहीं, उनसे मत डरिए, आप केवल चुनौतियों से डरिए। और चुनौतियां मुझे पसंद है, इस प्रकार से उनके जीवन और संघर्षों पर यह किताब लॉन्च की जाती है अपने गुजराती भाऊ अमित शाह जी के द्वारा, जो वर्तमान में हमारे होम मिनिस्टर भी हैं। अभी मैंने इतना तड़ा डायलॉग मारा है, अब जो समझने वाले हैं वो समझ गए। ठीक है, याद रखना। अब जैसे यहां पर समझेंगे, राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं, नितिन गडकरी जी सड़क मंत्रालय में हैं, और पीयूष गोयल जी आपके टेक्सटाइल में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बेहतरीन, शाबाश। लगता है नाइट भाई समझे हैं, बाकी कोई नहीं समझ पाया। 53 में बात करेंगे, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश पूर्वांचल का पहला याक प्रोसेसिंग प्लांट बीइंग एस्टैब्लिश्ड। याक प्रोसेसिंग प्लांट आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में मुझे बताएंगे। याक प्रोसेसिंग प्लांट जो है क्या आपका किया गया है, इसके बारे में बताइए। सर ये होगा क्या? ये पशुपालन को बढ़ावा देगा। ठीक है, पशुपालन, जो सांड वगैरह है उनको रखा जा सकता है। ये जो डिजाइन है ये पूरी तरीके से हिंट का काम करेगा कि जहां की कालीनें बड़ी फेमस है वहीं पर सांडों को पकड़ा जा रहा है, सांडों को पकड़ा पकड़ के रोका जा रहा है कि रुको जरा, कहां जाते हो, यहां पे आ जाओ, बंद जाओ, ताकि हम रोजगार पा सकें। एग्जैक्ट आंसर होगा मिर्जापुर। मिर्जापुर करेक्ट आंसर होगा। राइट, बहुत बढ़िया। अगले बढ़िया तरीके से याद रखना। एक बच्चा सोनभद्र कह रहा है, बेटा सोनभद्र में कौन सी कालीन तुमने देख ली? लगता है सोनभद्र के रिहंद बांध में तुम्हें फेंकना पड़ेगा, तब जाके तुम समझ पाओगे कि करेक्ट आंसर 54वें नंबर सवाल का क्या होना चाहिए। बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना किस राज्य की पुलिस ने शुरू करी है? बुजुर्गों के लिए सवेरा योजना शुरू की जाती है, बताइए। देखो होता क्या है कि बुजुर्गों को विशेष सुरक्षा सहायता प्रदान की जाएगी। बुजुर्गों की कोई रिपोर्ट नहीं लिखता है तो फिर उसको रिपोर्ट लिखवाने की जरूरत पड़ जाएगी। इस लेवल की बातें कही गई हैं कि बुजुर्ग परेशान ना हो, क्योंकि योगी जी को पता है एक ना एक दिन बुढ़ापा तो उन्हें भी आना है। तो वो पहले से इस प्रकार की टेक्नोलॉजी बना के चलना है कि बुढ़ापे में भी उनको समस्याएं ना हो। और हम देखते हैं कि जो सवेरा योजना है यह लॉन्च की जा रही है उत्तर प्रदेश, जिसको उम्मीदों का प्रदेश के तौर पर भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च अप किया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह योजना है। मजा आया? फुल मजा आया होगा। 55वां सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? विच टीचर फ्रॉम उत्तर प्रदेश वॉज ऑनर्ड विद द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025? किसको दिया गया है बताओ, किसको यह अवार्ड दिया गया? ठीक है, फटाफट से हम बात करते हैं। देखो, मधुरिमा तिवारी और रामलाल सिंह यादव के नाम ना बताया कदे गाड़ी रोक टोल। यादव जी करेक्ट आंसर है। यादव जी को तो मिला ही है। उपयुक्त दोनों, यानी मधुरिमा तिवारी को भी और रामलाल सिंह यादव को भी बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला है, नेशनल टीचर्स अवार्ड इनको मिला है। हालांकि बहुत जल्दी ही इसमें मैं भी अपना नॉमिनेशन कराने वाला हूं। 45 लोगों में से ये लोग चुने गए थे जिनको विशिष्ट अवार्ड यह मिला है। यह पुरस्कार शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए किया जाता है। मुझे भी यह अवार्ड मिलना चाहिए। मैं सरकार से गुहार करूंगा इस बात की। आगे बढ़ के 56वें सवाल का जवाब मुझे बता दीजिए। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने 1 सितंबर 2025 को नो हेलमेट नो फ्यूल? जब तक तुम्हारे खोपड़ी पे हेलमेट नहीं होगा तुम्हारी गाड़ी
नहीं, बाइक में पेट्रोल नहीं लिया जाएगा। इसको कब शुरू किया गया है? सर ये दुपहिया वाहनों के लिए है। पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आपकी जानकारी पेट्रोल पंप पे है तो तुम्हें हेलमेट की सपोर्ट नहीं पड़ेगी। करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश ही देखने को मिलेगा। ऑब्वियस बात है, अबे यूपी जी के पढ़ा रहा हूँ तो करेक्ट आंसर यूपी में से ही होंगे, है जी, याद रखना। आगे हम बात करते हैं 56 के बाद 57वें नंबर का सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में सार्वजनिक परिवहन के लिए देश की पहली शहरी रोपवे परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो देश की पहली जो रोपवे परिवहन योजना शुरू की जा रही है, कहां पर शुरू की जा रही है? रोपवे यातायात की समस्या कम है, पर्यटन को बढ़ावा देने में मददगार होगी, लोगों को भी मजा आएगा कि झूलते झूलते पहाड़ों और पर्वतों के बीच में से निकल जाएंगे, कोई नहीं पता लगा पाएगा, लेकिन हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। वाह जी वाह, क्या राइमिंग हुई है। करेक्ट आंसर की मैं बात करता हूं, सवाल नंबर 57 है और सवाल का जवाब है कौन सी सिटी है उत्तर प्रदेश की जिसको पहला रोपवे प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है, अर्बन रोपवे प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है? वाराणसी है। कौन सी नसी? वाराणसी देखने को मिलेगा और यह आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा सवाल था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल आपको देखने को मिल रहा है 58 नंबर का, उत्तर प्रदेश अगस्त में किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को वीरता के लिए तीसरी बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इनको तीसरी बार नेशनल अवार्ड मिला है, बताइए। देखो, नेशनल अवार्ड मिला है वीरता के लिए, तो यह नेशनल अवार्ड किसको मिल सकता है? सर जिसमें सहने की क्षमता हो, है ना, जो साहसी हो, उसी को तो मिल सकता है। ठीक है, चलिए देखिए, जो साहसी होगा उन्हीं को यह अवार्ड मिल पाएगा। और साहसी से याद रखेंगे, साहसी, सहनी, साहसी आपका काफी हद तक यह रिलेट करता है, तो अजय कुमार साहनी देखने को मिलेंगे जिनको यह अवार्ड मिला है। करेक्ट आंसर वुड भी अजय कुमार साहनी। करेक्ट आंसर वुड भी अजय कुमार साहनी। ठीक है, चलो, जिस बच्चे को भूख लगी है क्लास में खा लो, ऐसा थोड़ी है कि मैं तुम्हारा हाथ रोक लूंगा। अरे भूख लगी है तुम्हें। जिस प्रकार से अजय कुमार साहनी को वीरता पुरस्कार मिला है, मुझे लगता है कि जब तक मैं तुम पे हाथ नहीं छोड़ दूंगा मुझे भी वीरता पुरस्कार नहीं मिलेगा। ऐसी बात मत, इन बातों में कुछ नहीं रखा, इन बातों में। 59वां नंबर लिखिए और सवाल को बताइए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या दीपोत्सव 2025 में कितने दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है? याद रखिए, तो दिए तो तुम जलाना, जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसके बाद दिए जाए। ठीक है, करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। करेक्ट देखिए जरा, हाउ मेनी लैंप वर लिट इन अयोध्या दीपोत्सव 2025 इन उत्तर प्रदेश टू क्रिएट ए गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड? इसमें कितने दिए जलाए गए थे? सर 26,17,215 दिए जलाए गए। और ये 215 दिए इतने ज्यादा जरूरी थे कि मैं क्या बताऊं कि भाई साहब, और यहां पर सरयू घाट पर 2128 लोगों ने महाआरती में भी भाग लिया। रिकॉर्ड थे दो दो। कितने रिकॉर्ड थे? 26,17,215 लोगों ने दिए जलाए और लगभग 2128 लोग ऐसे, 2128 पर्सन वो थे, 2128 पर्सन वो थे जो लोग यहां पर जो है सरयू नदी पर आरती में शामिल हुए, महाआरती में शामिल हुए। एक बार में महाआरती में इतने लोगों का शामिल होना दर्शाता है कि भौकाल आज भी जारी है। याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, 60वें नंबर का प्रश्न है, एनसीआरबी की रिपोर्ट 2023 के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के कुल दर्ज मामलों में भारत का कौन सा राज्य टॉप पर है? बताइए। महिलाओं के विरुद्ध अपराध होता है, मैं चाहता हूं कि इस क्लास में से निकलने वाला प्रत्येक छात्र इस प्रकार के मामलों को कम करने में सहायक बने। महिलाएं माता हैं, महिलाएं बहन हैं, महिलाएं पत्नियां हैं। तो अब यहां पर बात यह है कि अगर आप उन्हीं का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो जीवन में आप कर क्या पाएंगे? ठीक है, जब सतयुग भी था, द्वापर युग भी था, उन सभी में पूजनीय रही हैं महिलाएं। इवन पहले तो उनका नाम ऐसे आदरणीय तरीके से लिया जाता था कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे राधेय कर्ण, हे यशोदा नंदन श्री कृष्ण। अब क्या है, अब पुरुष बहुल्य समाज के अंदर लोग जो मेजरली मेल है उनकी मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि नहीं हम ही सुप्रीम है, महिलाओं के बिना तो तुम भी कुछ नहीं। तो अब इस चीज में जितना हो सके इस क्लास में से निकलने वाले छात्र जरूर से जरूर इस चीज को कम करने में सहायता करें। उत्तर प्रदेश में 65,743 केसेस हैं जो किसी भी राज्य में मैक्सिमम है, और सपनों का शहर महाराष्ट्र, इसके अंदर भी केस कम नहीं है, 45,331 केसेस यहां भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मामला बहुत रिस्की है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, अगला सवाल ये रहा, 61वें नंबर का सवाल है,
सितंबर 25 में शिक्षक दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने सभी शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना को शुरू किया है? कि जितने भी सरकारी मास्टर हैं, कितने सरकारी मास्टर, जितने भी सरकारी मास्टर हैं, उनको फ्री में कैशलेस चिकित्सा उपचार योजना घोषित की जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी मास्टरों को फ्री में इलाज मिलेगा और यह शिक्षकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम करेगा। अपने योगी जी ने कहा खुल के खेलो। किससे कहा है? ये शिक्षकों से कहा है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। कृष्णा वर्मा एकदम डेस्परेट होते ही कहने लगा, क्लास में जितनी भी महिलाएं हैं सबको प्रणाम। वाह, अद्भुत। देखिए आगे हम बात करते हैं, ये सवाल बहुत बढ़िया होगा जहां तक मुझे लग रहा है। सितंबर 25 में उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में 79 साल के बाद दुर्लभ रेड कोरल कुकरी सांप यहां पर देखा गया है? रेड कोरल कुकरी सांप यहां पर देखा गया है। ठीक है, इसके बारे में बताइए सर। वन्य जीव प्रयासों का इसके अंतर्गत यह बातें आपको देखने को मिलती हैं और यह आपका कहां पर किया गया है इस बारे में आप बताएंगे। कहा जाता है लाल वाली दुमई। दुमई देखते हैं जो दोनों तरफ चलती है, इधर भी चलती है उधर भी चलती है, दुमई कही जाती है। तो यह सितंबर 25 में 79 साल के बाद दिखी थी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में दिखी थी। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में दिखी थी। हमारे यहाँ टाइगर रिजर्व की संख्या बहुत ही लिमिटेड सी है। पीलीभीत या अमनगढ़ या दुधवा, ये तीन ही टाइगर रिजर्व है जिसके अंदर जो पीलीभीत है वहां पर यह देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, सवाल नंबर 63 है। बताएंगे जरा, किस राज्य सरकार ने वस्त्र और परिधान क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जिलों में संत कबीर पार्क बनाने की घोषणा करी है? अगेन देखो, संत कबीर पार्कों को बनाने की जो घोषणा करी जाती है तो उत्तर प्रदेश में की गई है। इसमें नए रोजगार के अवसर देखने को मिलेंगे और यह कहाँ है जी? सर यूपी में है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सवाल बड़ा आसान है क्योंकि सर इसमें आप पढ़ा रहे हो यूपी का, तो यूपी को चुनना बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। पेपर में जाके बैठोगे तो हो सकता है करने लगो तुम। समझ में आई बात? तो इस तरीके की चीजों को थोड़ा ऐसे ना करें जनाब, ना करें। 64वां सवाल ये रहा, 4 से लेकर 6 जुलाई 25 तक उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2025 कहां आयोजित किया गया था? उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव मैंगो फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज किया जाता है जुलाई 4 से 6 2025 में। यह कहां पर किया गया? आम महोत्सव के बारे में बताइए, यह कहां पर हुआ है? कमाल की बात, आम महोत्सव लखनऊ में देखने को मिलेगा। आम महोत्सव लखनऊ में देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर भी लखनऊ ही होगा। याद रखेंगे लखनऊ में ही आम की खेती के ऊपर इतना ज्यादा जोर दिया जा रहा है। कहना है कि लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमिक सिटी के तौर पर यहाँ पर हम आम जी फाफड़ा भी बनाएंगे, ये भी कहा जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा। इसके बारे में हम बात करते हैं। 65वें नंबर के सवाल की बात करते हैं। सितंबर 25 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस स्थान पर भारत के पहले स्वास्तिक आकार के कमल उद्यान का उद्घाटन किया है। स्वास्तिक आकार के कमल उद्यान का उद्घाटन कहां पर किया गया है? पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा और यहाँ पर कार्य किया जाएगा। ठीक है, चलो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, ये भी कहां किया गया है? लखनऊ के अंदर। ये भी कहां किया गया? लखनऊ के अंतर्गत यह किया जाएगा। ठीक है, चलो याद रखेंगे। कोई समस्या है? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है। यह जो किया जा रहा है यह भी सितंबर में किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल ये रहा, ये सवाल है आपका 66 नंबर का। सितंबर 25 से उत्तर प्रदेश सरकार ने महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए मिशन शक्ति कार्यक्रम का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? सर मिशन शक्ति का कौन सा संस्करण आपका लॉन्च किया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। फटाफट बताएं, आगे बताइए। देखिए अगर हम चर्चा करें तो यह आपका कहां पे कौन सा नंबर का लॉन्च किया गया है? महिलाओं की सुरक्षा को निर्धारित किया जाना है। महिलाओं की सुरक्षा को निर्धारित किया जाना है और ये 5th था। इसकी थीम क्या थी उसके बारे में आप बताएं। इसकी जो थीम थी उसके बारे में आप बताइए। ठीक है, देखो थीम बहुत आसान है, आपके सामने ही आपको देखने को मिल रही है और कोई परेशानी इसके अंतर्गत होगी भी नहीं आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि आप काफी ज्यादा सुसज्जित छात्रों की सूची में आते हैं। हालांकि मुझे कई बार लगता है कि आप लोगों पे हाथ छोड़ देना चाहिए, पर फिर भी
बताएं जरा। सवाल तो मैंने बताया था, इसकी थीम क्या थी सर? इसकी थीम की हम बात करते हैं, इसकी थी नारी सुरक्षा, नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। सम्मान और स्वावलंबन नाम था, स्वावलंबन नाम रखा गया था, स्वावलंबन नाम रखा गया था। सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन नाम जो है रखा गया था। ठीक है, मतलब वुमेन्स की सेफ्टी, डिग्निटी और सेल्फ रिलायंस। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। 67वें नंबर का सवाल ये रहा, 67 नंबर का सवाल है। और सवाल क्या था कि 2 अक्टूबर 2025 को शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्रा का निधन हो गया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? सर छन्नू लाल जी को जानते हो? छन्नू लाल इतने बढ़िया आदमी थे ना भाई साहब, और ये करते तो थे गायन, द्रुपद में भी गाते थे, ठुमरी में भी गाते थे, बढ़िया है। कौन सा घराना था सर? पंडित छन्नू लाल का जो घराना था बनारस घराने के थे, बनारस घराने के थे, बहुत तगड़ा गाते थे भाई साहब, बनारस घराना इनका था। और वैसे तो ये तबले के लिए फेमस था, तो तबले की ताल पर कमाल करते थे। और ये आजमगढ़ से थे। ठीक है, आजमगढ़ से देखने को मिलते हैं। कहां से देखने को मिलते हैं? आजमगढ़ से यह आपको देखने को मिल जाएंगे, और कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। वाह जी वाह। इनकी गायकी जो है मैंने बताया, तेरे ख्यालों में खोया रहूंगा, तुझसे मैं अपना हरगम कहूंगा। ख्याल गायकी के ये फेमस व्यक्ति हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 68वें नंबर का सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं की भागीदारी कितने प्रतिशत पहुंच गई? हालांकि अब इसको रोक दिया जाएगा, बट इसके अंदर महिलाओं ने भी पूरा सिस्टम हैंग किया हुआ है। 42.31% महिलाएं इसमें शामिल हो चुकी हैं। 42.31% महिलाएं इसमें शामिल हो चुकी हैं। करेक्ट आंसर यही है, 42.31% महिलाएं इसमें शामिल हो चुकी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 69वां सवाल, महाकुंभ की भावना को दूर दराज के क्षेत्रों तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस एफएम चैनल को लॉन्च किया है? सर कुंभवाणी को लॉन्च किया है। महाकुंभ की भावना को लॉन्च किया है भाई, महाकुंभ के बारे में जानेंगे बहुत बातों को, एफएम कुंभवाणी के साथ जानेंगे अपनी दिन और रातों को, ऐसा कुंभ के अंदर कहा गया है। ठीक है, चलो तो करेक्ट आंसर है कुंभवाणी। कुंभवाणी आपको देखने को मिल जाएंगी। 70वें नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने, जनवरी 25 में किस राज्य सरकार ने एरोस्पेस और रक्षा नीति को मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी इन जनवरी 2025? योगी जी ने कहा है कि अब हम एरोस्पेस में भी काम करेंगे और रक्षा के अंतर्गत भी काम करेंगे। तो ये बेसिकली सिंपल से आंसर है, इसमें उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इसी की करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ। बट इसमें याद रखना कि उत्तर प्रदेश के द्वारा ही एरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी को जन्म दिया गया है, अपने स्टेट के तौर पर ये पहला काम है जो इन्होंने किया है। 71वें नंबर का सवाल ये रहा कि भाई फरवरी 25 में किस शहर में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी का जो इंटरनेशनल एकेडमी इनॉग्रेटेड इन फरवरी 2025, इसको कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? सर ग्रेटर नोएडा के अंदर एनएसडीसी को इनॉग्रेट किया गया है। और एनएसडीसी बेसिकली है क्या सर? यह है इंटरनेशनल एकेडमी है, इनॉग्रेट की जाती है, और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है ये, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है ये। और करेक्ट आंसर इसमें आपको देखने को मिलेगा ग्रेटर नोएडा। ठीक है, ग्रेटर नोएडा आपका सवाल है, सवाल नंबर 71 था। डिमांड आती हुई सवाल नंबर 68 को रीचेक करने के बारे में। 42.31 महिलाओं के लिए जो भागीदारी रखी गई है, भाई मुझे जहां तक याद है महिलाओं के लिए भागीदारी 42.31 ही है, अभी तक तो यही थी। ठीक है, अब क्योंकि अब तो मनरेगा बंद हो रही है ना बहन। आगे हम बात करते हैं इसके अंतर्गत। अगला सवाल ये रहा कि भाई ये 71वां सवाल हुआ। 72वें नंबर के सवाल की हम बात करते हैं, ये रहा, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत संयुक्त क्रेडिट शिविर का शुभारंभ किया है? संयुक्त क्रेडिट शिविर का शुभारंभ किया है, यह किस राज्य सरकार ने किया? अगेन आंसर इज करेक्ट, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा, और करेक्ट आंसर जो है यह आपको देखने को मिल जाएगा 1 लाख युवाओं को उत्तर प्रदेश में। एक बार रीचेक कर लेना कि हो सकता है कि उसमें 45.60 हो। ठीक है, एक डाउट आता हुआ कि इसमें हो सकता है 45.60 हो, भागीदारी 45.60 भी हो सकती है, एक बार रीचेक कर लेना काइंडली। 45.60 भी भागीदारी हो सकती है, राइट? जी हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, 45.60। ओके, मैं अपनी गलती स्वीकारता हूँ। 73 नंबर का सवाल है, आपके सामने फेंक के मारता हूँ। किसे लखनऊ में विकास प्राधिकरण, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत, जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसके अंतर्गत जो अनंत नगर योजना का शुभारंभ किसने किया है? एक अनंत नगर स्कीम है जो एलडीए के द्वारा शुरू की गई है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में आप बताएंगे इसको किसने शुरू किया है?
सर जो शहरवासी हैं उनको थोड़ी सस्टेनेबल योजनाएं दिया जाना, तो करेक्ट आंसर है योगी जी ने इसको शुरू किया है। किसने? योगी जी के द्वारा यहाँ शुरू किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में आपके चीफ मिनिस्टर भी हैं, योगी जी इसको शुरू करेंगे। अनंतनगर क्षेत्र है, ये लखनऊ में ही है, राइट? जी हाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं 74वें नंबर का सवाल ये रहा। आप बताएंगे नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने पीएम कुसुम योजना और पीएम सूर्यघर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किस राज्य की अग्रणी भूमिका की सराहना की है? कि जो पीएम कुसुम योजना है इसके अंदर कौन सा ऐसा राज्य है जो पूरी तरीके से इन चीजों को आगे बढ़ा रहा है? सर रिन्यूएबल जो एनर्जी मिनिस्ट्री है वो प्रहलाद जोशी जी के पास है, और इन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पीएम कुसुम योजना को बहुत बढ़िया तरीके से, पीएम सूर्यघर योजना को बहुत बढ़िया तरीके से क्रियान्वित किया गया है, और इसके लिए जो प्रहलाद जोशी जी हैं इन्हों के द्वारा ही इस चीज को सराहनीय बताया गया है। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर राजस्थान होगा, राजस्थान पिछले वर्ष के लिए था। यह जो आपका है ये 2025-26 के लिए है, जो कि यूपी है। 2024-25 के लिए राजस्थान है। आगे बढ़े, हटो। नेक्स्ट है सवाल 75वें नंबर का। एआई प्रज्ञा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संगठन के साथ यूपी एग्रीज एप्लीकेशन है, इसको एआई प्रज्ञा इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ये एआई जो इसको लॉन्च किया है ये किसके साथ मिलकर किया है? इससे क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए विभिन्न सरकारी सेवाओं को प्रभावी बनाया जाएगा। मतलब इसके अंदर स्मार्ट एग्रीकल्चर अप्रोच को यूज किया जाना है, स्मार्ट एग्रीकल्चर अप्रोच को यूज किया जाएगा, स्मार्ट एग्रीकल्चर अप्रोच को यूज किया जाएगा। ये जानते हैं ये कौन है? दिस इज अजय बंगा। कौन सी बंगा? अजय बंगा। बंगा वैसे हमारे खेतों में सरसों को बोलते हैं, पर इनका नाम सरनेम है अजय बंगा। करेक्ट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अजय बंगा साहब ने इनोवेशन किया है, और ये प्रज्ञा पहल वर्ल्ड बैंक के साथ हुई है। वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रखना, इसके हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, स्थापना 1945 में होती है। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, है जी। आगे हम बात करते हैं 76वें नंबर का सवाल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम द्वारा सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना की मंजूरी कहां की है? कि हम सेमीकंडक्टर के प्लांट लगाएंगे, जिसके 3706 करोड़ रुपए की लागत से HCL बनाएगा। HCL के साथ हमने ज्वाइंट 3706 करोड़ रुपए इसमें रखे भी गए कि 3706 करोड़ रुपए यूज किए जाएंगे, और ये जेवर में शुरू किए जाने हैं। ये कहां शुरू किए जाने? जेवर में शुरू किए जाने हैं। भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा यहां पर दिया जाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 76 के बाद 77वें नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने। बताइए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कितने नए उत्पादों को शामिल किया है? एक जिला एक उत्पाद ODOP मई 2025 में 12 नए उत्पादों को यहां पर शामिल किया गया है। 12 न्यू प्रोडक्ट्स एडेड किए गए हैं। अगला सवाल है 13वें नंबर का 13वां नहीं 78वें नंबर का सवाल है। बताएं उत्तर प्रदेश के किस शहर में विश्व की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेड टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया है? मतलब जो स्पेस में टाइटेनियम का यूज होता है, उस टाइटेनियम को बनाने के लिए कौन सा ऐसा जिला है जिसको चुना गया है? कौन सा ऐसा जिला है जिसको चुना गया है, जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आगे हम बात करते हैं करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा इसके। चलिए हम बात करते हैं, मैंने बात की है एरोस्पेस टाइटेनियम ग्रेड को शुरू किया गया है। यह कहां किया गया? लखनऊ में किया गया है। ठीक है, कहां पर? लखनऊ में किया गया है। ये भी याद रखेंगे जी सर, लखनऊ याद रखेंगे। ओके सर जी, याद रखा रहेगा। 78 के बाद 79वां सवाल ये रहा। मई 25 में पीएम नरेंद्र मोदी ने घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहां किया है? घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया है? देखो याद रखना, घाटमपुर से याद रखना घंटे का बजना, घंटा बजने पे सबसे ज्यादा दिक्कत कहां पर होगी? सर बजेगा घंटा, लगेगा कानों में, तो कानपुर ही होगा आपके ख्यालों में। करेक्ट आंसर इसका कानपुर ही होगा। ठीक है, चलिए तो कानपुर में देखेंगे आप, कानपुर के अंतर्गत ही देखेंगे आप कि यहां पर पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करते हैं घाटमपुर थर्मल पावर प्रोजेक्ट,
मई 2025 में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, परियोजना में बिजली आपूर्ति को मंजूरी दी जाएगी, बिजली की फ्री आपूर्ति दी जाएगी, फ्री बिजली रहेगी, अच्छा खासा काम इसमें होगा। बताएंगे 80वां सवाल, जून 25 में इसरो ने पहली बार उत्तर प्रदेश में कहा रॉकेट के माध्यम से पेलोड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मतलब रॉकेट का परीक्षण यूपी के अंदर, यूपी में ऐसा ऐतिहासिक काम कहां पर होगा? यह काम तमाम कुशीनगर के अंतर्गत इसको किया गया था। कुशीनगर के अंतर्गत इसको किया गया है, कुशीनगर। तो याद रखेंगे कुशीनगर के अंतर्गत ही ये किया गया है। मतलब ये सोचो, जहां से महात्मा बुद्ध भगवान के पास चले गए, क्या वहां से कोई रॉकेट आसमान में नहीं जा सकता? जा सकता है, सफलतापूर्वक हुआ है काम। ठीक है, इसको एक निमोनिक की तरह हंसते हंसते लेना। कभी तुम ये कहोगे सर आप धार्मिक टिप्पणी करते हो, ये मत करा करो। 81वां सवाल ये रहा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य में घड़ियाल संरक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? जो घड़ियाल कार्यक्रम है, देखो एक घड़ियाल है, राइट, ये कतर नहीं लेगा। एक घड़ियाल है, इसके मुंह में अगर तुम हाथ दोगे तुम्हारा हाथ नहीं कतर लेगा वो। सर सच बात है, कतर लेगा। तो अगर कतर लेगा तो कतर लेगा से आपको कातर याद रखनी है ना भाई। याद रखोगे कतरनिया घाट, कि भैया कतरनिया घाट में ही घड़ियाल देखने को मिलते हैं। घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोग्राम है कि घड़ियालों को कतरनिया में रखो ताकि वो हाथों को पैरों को कतर दे, कतर से कतरनिया हो जाए। ये दुर्लभ प्रजाति के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। धीरे धीरे घड़ियाल खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं 82वां सवाल। पूछा जा रहा है केंद्र सरकार ने किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्र की स्थापना के लिए मंजूरी दी है? इन विच स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर के बारे में बात चल रही है, ये कहां बनेगा? ठीक है, चलिए देखो, सिंघना नाम का क्षेत्र है, आगरा के अंदर है। आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में सिंघना क्षेत्र आपको देखने को मिलता है। आगरा, उत्तर प्रदेश के आगरा में आपका क्या बनेगा? सर आगरा में बनेगा हमारा साउथ एशिया रीजनल सेंटर फॉर इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर। अब समझना, इंटरनेशनल पोटैटो के ऊपर रिसर्च की जाएगी, आगरा के अंदर की जाएगी। आलू उत्पादन अनुसंधान को बढ़ावा देगा। दिस इज इंटरनेशनल आलू। कर दीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। 83वें नंबर का सवाल ये रहा, यूनेस्को के अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल सलखन जीवाश्म पार्क कहां पर है? हम बात कर चुके हैं सलखन जीवाश्म पार्क, एनोदर। हम बात करते हैं यहां पर हम बात करते हैं यहां पर जो है इसके बारे में, यूनेस्को के बारे में ही बात की जा रही है। तो यह जो सलखन है ये सोनभद्र में है। कहां है मेरे भाई? ये सोनभद्र में आपको देखने को मिलेगा। सोनभद्र में आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा इसके बारे में आप याद रखेंगे। रिट्राइंग बैक, बताइए सोनभद्र फॉसिल पार्क। 84वें नंबर का सवाल ये रहा, बताएंगे आलू केंद्र, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र को दक्षिण एशिया केंद्र कहां पर है? मैं बता चुका हूं आगरा में है। ये तो रिपीट हो गया है, कोई नहीं। 85वें नंबर का सवाल बताइए, भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां स्थापित किया जाना है? भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहां पर स्थापित किया जाना है, इसके बारे में चर्चा कीजिएगा। ग्रीन डेटा सेंटर आपका कहां पर आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है, बताएं। सर ग्रीन डेटा सेंटर को पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा को कुशल तकनीक पर आधारित होगा। यह आपका गाजियाबाद में स्टार्ट किया जा रहा है। यह आपका कहां स्टार्ट किया जा रहा है? दिस इज गोइंग टू बी एस्टैब्लिश इन द गाजियाबाद, राइट। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल कि जुलाई 25 में द्रौपदी मुर्मू ने महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहां पर किया है? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा शुरू किया जाता है, 1 जुलाई में हुआ था 2025 में। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर, यह आपको देखने को मिलेगा गोरखपुर में। ये आयुष यूनिवर्सिटी खोली गई है, कहां पर? गोरखपुर में खोली गई है। इसमें क्या है, आयुर्वेद के बेसिस पर चिकित्साओं को दूर करना सिखाया जाएगा। ठीक, ये सवाल नंबर था आपका 86। सवाल नंबर 87 है, ये रहा आपके सामने है। एनएफसी के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज के द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बनेगा? 1 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर हैं, यह बन चुका है उत्तर प्रदेश। पहले महाराष्ट्र, दूसरा यूपी, तीसरा गुजरात। जो लोग स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उस मामले में पहले में आपको देखने को मिलेगा एमएच, दूसरा है गुजरात, दूसरा है यूपी और तीसरा है गुजरात। तो करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मैं बात कर लूं
ये बनता है 1990 में, 1990 में बना। इसका एक्ट कब आता है, एनएससी एक्ट कब आता है, 1992 में। तब यह आपका नेशनलाइज हुआ। हर्षद मेहता के घोटाले के बाद इसको नेशनलाइज किया गया। ठीक है अमित कुमार भाई। आगे हम बात करेंगे 88वां सवाल। ईडीईसी भारत का पहला अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट, इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट आपके कहां पर घोषित किए गए? इक्वाइन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट। सर यहां पर समझना, जो घोड़े होते हैं तो घोड़े के स्वास्थ्य को और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सेंटर खोले गए। यानी एक तरीके से देखा जाए तो घोड़ों का हॉस्पिटल है। कहां पर शुरू किया जाएगा? सर अब इसका आंसर तो बड़ा माइक की डैम बोल गई थी, इस वजह से मैं दूसरा माइक ले आया। ठीक है चलिए। वाह। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एग्रीटेक इनोवेशन हब और स्टार्टअप टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन कहां पर किया है? तो ये फिर से मेरठ में ही किया है। ठीक है ये फिर से मेरठ में ही किया है, इसको आप याद रखेंगे, कहां पर, मेरठ में ही इसको किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह रहा आपका 90th नंबर का क्वेश्चन है। किस भारतीय राज्य ने पुलिस के 21वें विश्व पुलिस व अग्निशमन खेल परेड में 95 पदक जीतकर इतिहास रच दिया? बताइए। देखो अगर हम बात करते हैं 21st का वर्ल्ड पुलिस आपका खेल हुआ था, इसके अंदर आपका अग्निशमन खेल भी हुआ था, जिसको कहा जाता है फायर गेम्स। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 21वें नंबर के हैं। ठीक है और इसके अंतर्गत आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क क्वेश्चन है, एक चिरकुट सा होमवर्क क्वेश्चन है कि कहां पर हुए थे, लेकिन इसका आंसर है कि सर उत्तर प्रदेश ने इसमें 95 मेडल जीते हैं, जो यूपी के नहीं पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। अब तक इतने पदक कभी भी नहीं जीते गए। अगला सवाल ये रहा, आप बताएंगे 91वां कि जुलाई 2025 में किस राज्य ने दूरदराज क्षेत्रों में छात्रों को 6000 यात्रा भत्ता देने के लिए नई यात्रा भत्ता योजना शुरू की है? जो बच्चे होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाके पढ़ाई करने के लिए रहते हैं, तो इनको वार्षिक 6000 रुपए दिए जाएंगे, 2000 रुपए महीना दिए जाएंगे। छात्रों की शिक्षा जो है वो होती रहे, इसलिए ऐसा किया जा रहा है और यह उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कर रही है। 2000 रुपए दिए जाएंगे हर 3 महीने में, नहीं हर 4 महीने में। 4 महीने की एक वो आएगी, स्कीम आएगी, इसमें इतने रुपए दिए जाएंगे, 500 रुपए महीना इसमें दिए जाने हैं। 500 रुपए महीना दिए जाने, कुल मिला के यानी 6000 रुपए दिए जाएंगे। छात्रों की शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। 91 के बाद 92वां क्वेश्चन आप समझेंगे। जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन कहां किया है? जो यूनियन मिनिस्टर BL वर्मा है, 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र को शुरू कहां करते हैं? बताएं। सर ये बहुत नेक काम करते हैं, याद है कि आप बहुत मस्त काम करते हो, तो एक खुदा का बंदा ही ऐसा हो सकता है जो अच्छा काम करे। हाँ एक बच्चों को 500 रुपए मिलेंगे, एक बच्चे को 500 रुपए मिलेंगे हर महीने। करेक्ट आंसर क्या है? सर ये बंदा बहुत बढ़िया होना चाहिए, तभी वह इस प्रकार के दिव्यांग केंद्रों को खुलवा सकते हैं। तो जो बांदा क्षेत्र है यूपी का, वहां पर किया गया है। ठीक है जो पुलिस गेम्स हुए थे वो USA में हुए थे। ठीक है ये भी बढ़िया है, मैं और मजबूत चीजें कराऊंगा। ठीक है चलो 93वें नंबर का सवाल बताएंगे जरा। युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया था? इसका थीम क्या था? युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां किया गया था और इसकी थीम क्या देखने को मिली थी? बताइए जरा। तो वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। कहा? वाराणसी में इसका आयोजन किया गया था। इसके बारे में भी थोड़ा सा याद रखना, वाराणसी में इसका आयोजन किया गया है। अब नेक्स्ट 94वां सवाल है, किस राज्य ने महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी की खरीद पर स्टाम्प ड्यूटी में 1% की छूट देने का प्रस्ताव किया है?
कि अगर महिलाओं के नाम पर जमीन खरीदोगे तो 1% की छूट मिलेगी। ये आपका कहां पर किया गया है कि महिलाओं के लिए 1% की छूट देने की बात की गई है, इसके बारे में आप बताइए। करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश वुड बी द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश वुड बी द करेक्ट आंसर, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश वुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। महिलाओं को 1% स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी जाएगी। 95। किसकी अध्यक्षता में महाकुंभ में हुई भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक समिति का गठन किया गया? जो 3 सदस्यीय न्यायिक समिति को बनाया गया है, और जो हुआ गया था महाकुंभ में लास्ट ईयर क्या हो गया था, स्टैम्पेड हो गई थी, मतलब भीड़ हो गई थी, भीड़ की वजह से लोगों की मौतें भी हुई थी। उसके लिए एक समिति बनाई गई है और समिति के बारे में आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। समिति के बारे में बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। दैट वुड बी न्यायमूर्ति हर्ष कुमार। तो हर्ष कुमार जी की अध्यक्षता में ऐसा किया जाना है, न्यायमूर्ति हर्ष कुमार जी की अध्यक्षता में ऐसा किया जाना है, जिसमें बताया जाएगा कि आखिरकार ये भीड़ क्यों हुई थी, क्या इसका कारण रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 95 के बाद 96 नंबर का सवाल ये रहा। 96 नंबर का सवाल ये है, इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, इसका उद्घाटन कहां पर किया जाएगा, बताएं फटाफट से। जो इंडस फूड है सर, ये ग्रेटर नोएडा में है। इंडस फूड ग्रेटर नोएडा में इसको शुरू किया गया है, और ये बेसिकली क्या था, एक पूरा मेला लगा था, जैसे दिल्ली में सरस लगा था, ऐसे इंडस फीड कब लगा था, इंडस फूड यहां लगा था। ठीक है, चलो 97वें नंबर का सवाल ये रहा। फरवरी 2025 में भारतीय कला संस्कृति में कांग्रेस का 32वां सत्र कहां आयोजित किया गया है? कांग्रेस का 32वां सत्र आपका कहां पर, इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस फरवरी 2025 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये भी कला और संस्कृति में भारतीय महाकाव्यों का प्रतिपादन, रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स, रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स, रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स आप देखते हैं, ऑफ इंडियन एपिक्स आप देखते हैं, जो भारतीय महाकाव्य हैं, भारतीय महाकाव्य हैं, इनके बारे में बातें की गई थी, भारतीय महाकाव्य के बारे में बातें की गई थी, और ये वास्तविकता में शुरू किया जा रहा है नोएडा में। ये शुरू किया जा रहा है नोएडा में, थोड़ा सा याद रख लेंगे। करेक्ट आंसर वुड बी नोएडा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 97 के बाद 98 नंबर का सवाल। फरवरी 25 में किस राज्य में काशी तमिल संगम 3.0 का आयोजन किया गया? इन विच स्टेट वाज द काशी तमिल समागम 3.0 लॉन्च इन फरवरी 2025? फरवरी 2025 में इसको कहां शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में इसको शुरू किया गया। जो काशी तमिल समागम है 3.0, ये कहां शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश में आपका शुरू किया गया है। 99वें नंबर का सवाल आपके सामने ये रहा। 99वें नंबर का सवाल है, किस राज्य सरकार ने 2 जनवरी से 26 जनवरी तक संस्कृति उत्सव मनाने की घोषणा की है? कि हम संस्कृति उत्सव मनाएंगे, 2 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक यह मनाया जाएगा संस्कृति उत्सव। हमारे उत्तर प्रदेश का पर्व है, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, याद रखोगे, बहुत बेहतरीन। इसके बाद आपका आता है जो आपका लास्ट सवाल आपका रहेगा, 100वें नंबर का सवाल है। फरवरी 2025 में जनजातीय संस्कृत समागम का आयोजन कहां पर किया जाता है? ट्राइबल कल्चर कॉन्क्लेव, ट्राइबल कल्चरल कॉन्क्लेव, ये कहां पर की जा रही है? सो दैट इज इन प्रयागराज। और यह है आपका 101वें नंबर का सवाल। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरस आजीविका मेला 2025 का उद्घाटन किया जाएगा? इसके बारे में आप होमवर्क है, इसके बारे में जरूर बताना। सरस लाइवलीहुड मेला, इसके बारे में आंसर जरूर करना। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अब रात में आपसे मुलाकात होगी एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छे सेशन के साथ। रात में एनटीपीसी की क्लास में सब आना। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास कैसी लगी है बताना जरूर कमेंट में।